मैम मैंने ये पूछना था जो गॉस फॉरवर्ड की डेरिवेशन थी आप उस पर जाएँ और डेरिवेशन में मैंने आपको पिक्चर भी सेंड की। गॉस फॉरवर्ड की डेरिवेशन में जाऊँ, गॉस फॉरवर्ड दैट इज इंटरपोलेशन। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? ना मैम अभी तक नहीं है। गॉस फॉरवर्ड आ गया क्या? मैम इसमें ये जो है सब्स्टिट्यूटिंग सेकंड डिफरेंस थर्ड डिफरेंस ये समझाया मैम, इससे आगे स्टेप समझ नहीं आया, कुछ भी नहीं समझ ये आया कैसे वैल्यूज इसमें कहाँ से पुटिंग। आएंगी? ये वैल्यूज कहाँ से ये तो आएंगी? समझ आ गई मैम, 2 3 4 समझ आ गई है, इक्वेशन कहाँ से आई उसके बाद बताएं। जब 2 3 4 इक्वेशन समझ में आ गई है तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये जो डेल स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू है, हमने इन सब वैल्यूज यस को उठाकर इसकी इनिशियल वैल्यूज के ऊपर, यानी कि हम गॉस फॉरवर्ड का काम कर रहे हैं, फॉरवर्ड साइड से आने शुरू कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने सबको इनिशियल वैल्यूज के ऊपर कन्वर्ट कर दिया। न्यूटन्स फॉरवर्ड के अंदर हम क्या कर रहे होते थे, न्यूटन्स फॉरवर्ड में हमारी जो इनिशियल वैल्यू होती थी हम उसी को अपना वाई नॉट कंसिडर करते थे, इसलिए हमारी जो वैल्यूज है वो सिर्फ वाई नॉट पे सेट हुई थी। गॉस फॉरवर्ड में हम अपनी क्योंकि सेंट्रल डिफरेंस के फॉर्मूलाज जनरेट करते हैं हम गॉस फॉरवर्ड और बैक के थ्रू, तो हमारी जो मिडिल वैल्यू होती है हम उसे एक्स नॉट और वाई नॉट कह रहे होते हैं, ठीक है। उसके प्रीसीडिंग जो वैल्यूज हो रही होती हैं हम उसे फिर एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, वाई माइनस वन, वाई माइनस टू कह रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास ये वैल्यूज हैं एक्स की और यहाँ पे आपके पास वाई की वैल्यूज हैं, तो गॉस फॉरवर्ड का काम आप उस वक्त करेंगे जब आप इसको डिफ्रेंशिएट इसको एस्टिमेट कर रहे होंगे इसके सेंटर पॉइंट्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल इस वैल्यू को, ठीक है। तो ये आपका एक्स नॉट बन जाएगा। एक्स नॉट से जो पीछे वाली वैल्यू होगी वो आपकी एक्स माइनस वन वाली वैल्यू बन जाएगी और उससे पीछे वाली वैल्यू आपकी एक्स माइनस टू वाली वैल्यू बन यस जाएगी। और मैम इसी ये तो तरह से पता। आप फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो बस इन्होंने कुछ भी नहीं किया इसमें, सिंपल इसको उठाकर ये जो वैल्यू अभी आपको समझ में आ गई है 2 3 4 कहाँ से निकली है, यस ये मैम 2 ये 3 समझ आ। 4 यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में देखें, सेकेंड डिफरेंस ऑपरेटर, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्वल टू सेकेंड ऑपरेटर ऑन y माइनस वन एंड थर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑन y माइनस वन। अब यहाँ जहाँ जहाँ सेकेंड डिफरेंस ऑपरेटर था वहाँ इन्होंने इस इक्वेशन के थ्रू जो वैल्यू इवैल्यूएट किया उसको सब्स्टिट्यूट किया था। मैम मेरा इससे नेक्स्ट स्टेप डेफिनेशन में है, जाए। इससे नेक्स्ट स्टेप में जाओ। ये यस मैम वैल्यू ये देखें यहाँ पे इन्होंने इसको सब्स्टिट्यूट करा दिया, फिर इसी तरह डेल क्यूब वाई नॉट की वैल्यू निकाली हुई थी इसके बराबर इसे भी सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट करवा करा दिया। दिया और इसको करा दिया, ठीक है। क्या करना है इसके इसके बाद? बाद क्या किया। इसके बाद इन्होंने ये किया कि इन्होंने इसके कोफिशिएंट्स को देखें, यहाँ पे भी हमें डेल क्यूब वाई माइनस वन वाली टर्म मिल रही है और इधर भी यस हमें मैम डेल क्यूब वाई माइनस वन वाली टर्म मिल रही है, ठीक है। यस तो इन्होंने वो सारी टर्म जिसके अंदर डेल क्यूब वाई माइनस वन है, यानी कि ये वाली टर्म पी पी माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल वाली टर्म आ गई आपके पास और ये वाली जो टर्म है, ठीक है, इसको सॉल्व किया और डेल क्यूब वाई माइनस वन को इन्होंने कॉमन निकाला। वाई नॉट वाली टर्म के साथ क्योंकि पूरी इक्वेशन में हमें और कहीं वाई नॉट की मिल रहा था वो एज इट इज आ गई है, पी डेल वाई नॉट एज इट इज आ गई है। इसी तरह डेल मैम स्क्वायर वाई माइनस वन ये वाली किस टर्म, तरह किया, मल्टीप्लाई किया और उसके बाद कॉमन लिया हाँ इसमें से डेल। सिंप्लीफाई किया इसको, सिंप्लीफाई करना है इसको, बताती हूँ मैं कि कैसे करें ना। ये वाली टर्म जब इस फर्स्ट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगी डेल स्क्वायर वाई माइनस वन एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। थर्ड टर्म भी आपकी जनरेट हो गई। जब आप फोर्थ टर्म के ऊपर आएंगे तो ये देखिए पी इंटू पी माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल और ये डेल क्यूब वाई माइनस वन वाली टर्म आ रही होगी यहाँ पर आपके पास, ठीक है। तो ये पी पी माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल प्लस पी पी माइनस वन पी माइनस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल वाली टर्म, इन दोनों का आप एलसीएम जब लेंगे तो इसका एलसीएम समहाउ इस तरह का होगा। समझ आ रही है? जी मैम ठीक है। इसी तरह से डेल फोर वाली टर्म आपको भी यहाँ से भी आ रही है और यहाँ से भी आ रही है,
इसमें से भी del 4 y माइनस 1 कॉमन लेंगे इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म का एलसीएम जनरेट करेंगे तो आपके पास एलसीएम वाली टर्म आ जाएगी, इसको उठा के सिंपल ऑफिस भी नहीं किया इसमें। तो मैम इसमें ये जो लास्ट वैल्यू है, जो लास्ट टर्म है, इसमें y-2 क्यों पुट किया है? सिर्फ एक में ही y-2 पुट करने का मतलब? कहाँ y माइनस 2 क्यों पुट किया? ये जो लास्ट इसकी टर्म है, जो ये फॉर्मूला हमारे पास कॉस फॉर्मूला, ये इसमें ये y माइनस 2 नहीं होगा, ये y माइनस 1 ही वाली टर्म होगी बेटे। नहीं मैम, ये ये आगे मैंने देखा ये यूज ही y-2 और एग्जांपल्स के अंदर भी मुझे पहले लगा ये y-1 होगा, लेकिन ये आगे एग्जांपल्स की जो हमने की है उसमें y-2 ही यूज हो रहा है। नहीं y माइनस 1 अच्छा हाँ, इन्होंने यहाँ पे दोबारा से उसी सब्स्टिट्यूशन को, जो ये काम इन्होंने सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन के अंदर परफॉर्म किया है, सेकंड इक्वेशन के अंदर, थर्ड इक्वेशन के अंदर, फोर्थ इक्वेशन के अंदर हमने किया है, इन्होंने दोबारा से उसी काम को प्रोसीड किया। उसका रीज़न क्या है कि इसको 2 दफ़ा टर्मिनेट करके थर्ड टर्म पे गए, क्योंकि अगर आप वापस से इसी एग्जाम्पल पर आएँ तो ये आपके पास y-2 वाली टर्म आएगी, x-2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म मौजूद यस। होगी, देन y-1 वाली टर्म आ जाएगी, देन y0 वाली टर्म आपके पास आएगी, y1 की टर्म आएगी और देन y2 वाली टर्म जनरेट होगी। ऐसा ही है। ठीक। जी मैम। जब आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको याद होगा कि ये जो फर्स्ट हमारे पास डिफरेंस ऑपरेटर होगा वो अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू चलता रहेगा। ऐसे ही है, del y-2 हमें सबसे पहले मिलेगा, यस फिर मैम। नेक्स्ट स्टेप में हमें del स्क्वायर y-2 मिलेगा। तो अगर हमारा डेटा जो है वो प्रोसीडिंग के अंदर कम वैल्यूज के ऊपर बेस कर रहा है तो ये y-1 वाली टर्म तो बचेगी नहीं ना, आखिर में आके आपके पास ये del क्यूब y-2 वाली टर्म फॉर इंस्टेंस बचेगी। यस मैम। इस वजह से इन्होंने दोबारा से इसकी सब्स्टिट्यूशन के अंदर दो डिफरेंस के फार्मूलाज को इस्तेमाल करके उसको फर्दर प्रोसीड किया। गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के फार्मूला की डेरिवेशन पे काम करने को वैसे मैंने कहा नहीं था, वो मैंने डेरिवेशन इसलिए डिस्कस की थी क्योंकि हमें स्टर्लिंग और मैम आनी स्टर्लिंग तो गॉस चाहिए। हाँ बिल्कुल आनी चाहिए। अच्छा कि आपने और पूछा। मैम और इसमें ना इनकी एक पी की रेंजेस थी ना, हर फॉर्मूले के लिए जितने भी सेंट्रल डिफरेंस के 0 से फॉर्मूलाज थे, मतलब जो इंडेक्स पॉइंट था, ये रेफरेंस पॉइंट था, उनकी एक रेंज दी हुई थी। अगर हमने कॉस फॉरवर्ड कब यूज करेंगे? जब 0 to -1 होगा, नहीं -1 to 0 होगा इंडेक्स पॉइंट, और जब 0 to 1 होगा तो हम लोग कॉस बैकवर्ड करेंगे। स्टर्लिंग फार्मूला हम लोग करते हैं -0.5 to +0.5 या -0.5 0.25 to +2.25, इसी तरह था ना मैम? जी मैंने आपको मैम इसकी शायद स्नैप्स जी जी जा रही आ रहा है ना आपकी आवाज़। तो इसी तरह था ना, हर किसी की एक इंडेक्स वैल्यू की रेंज थी फॉर्मूला एक यूज करने आसान के सी लिए। बात समझने की जो है ना, एक तो वो इंडेक्स वाली बात है जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। एक आसान सी और जो बात है समझने के लिए वो ये है कि जब भी हमारे पास ऐसी वैल्यू के एस्टिमेशन पे काम करने को कहा जा रहा है जो वैल्यू हमारे पास अपर साइड ऑफ द इंटरवल पे हमें मिल रही है, तो हम वहाँ पे जी। न्यूटन्स फॉरवर्ड की तरफ हेड कराते हैं। इसी तरह वो से अगर हम नीचे लोअर साइड न्यूटन बैकवर्ड था। जी नीचे न्यूटन बैकवर्ड यूज करते हैं और बीच में सेंट्रल डिफरेंस के जितने भी फार्मूलाज हैं उनको तक। लेकिन मैम सेंट्रल डिफरेंस के फार्मूलाज के अंदर जब हम लोग, हमारे पास एक कॉस बैकवर्ड था, एक कॉस फॉरवर्ड था, स्टर्लिंग था, बेसल्स था, और एक लेवर्ड, पता नहीं इस तरह भी कुछ नाम का फार्मूला है। तो ये सब फार्मूलाज थे, लेकिन इनके यूज करने के लिए ना कुछ रेंजेस चेंजेस दी हैं हुई इंडेक्स। इंडेक्स पॉइंट की। अगर हमने कॉस फॉरवर्ड तब यूज करेंगे जब हमारा 0 to -1 होगा। जब हमारी रेंज 0 to +1 होगी तो हम कॉस बैकवर्ड यूज करते हैं। और स्टर्लिंग तब यूज करते हैं जब हमारी -1 माइनस वन अपॉन बाय कॉस, इस तरह करके। तो मैम हम लोगों ने जब क्वेश्चंस करने शुरू किए, स्टर्लिंग फार्मूला से कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ बेजल्स से किए, और कुछ हम लोगों ने कॉस फॉरवर्ड कॉस बैकवर्ड से, हालांकि वो उन रेंजेस के बीच में नहीं आ रहे थे। तब भी एग्जैक्ट आंसर दे रहे हैं। एग्जैक्ट तो नहीं दे रहे होंगे ना मैम, एरर तो होगा। मतलब एग्जैक्ट से मुराद है कि एग्जैक्ट आंसर आपको मिल रहे होंगे। हाँ, आंसर्स मिल रहे थे हमें। उसकी रीज़न ये है कि अभी आप लोग जो काम कर रहे हैं ना, क्योंकि वो मैनुअली हमने काम परफॉर्म किया इसलिए हमने डेटा सेट छोटा उठाया है। तो क्वेश्चन से क्लास के अंदर यूसुफ ने भी जब पूछा था तो मैंने उनको ये बात समझाई थी कि अभी हम हमारी जो मैक्सिमम कहें क्या वैल्यूज़ हैं डेटा सेट की वो 10 होंगी, 10 से ज़्यादा वैल्यूज़ को हम मैनुअली डील नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
लेकिन ओरिजिनली जब हम डेटा ग्रुप पे काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास डेटा इतना छोटा नहीं होता कि वो सिर्फ 10 वैल्यूज़ के ऊपर या 20 वैल्यूज़ के ऊपर 30 वैल्यूज़ पे बेस कर रहा होता है। वो डेटा हमारा 1000 to 1000 वैल्यूज़ पे बेस करता हुआ डेटा होता है। इसलिए हम जब उस तरह के डेटा सेट पे काम कर रहे होते हैं तो फिर हमें इस रेफरेंस पॉइंट को, या जो इंडेक्स हम बात कर रहे हैं, हमें इस इंडेक्स को कंसिडर करना पड़ता है कि हमारे पास क्या डिफरेंस आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा रिजल्ट होगा जो हमें बेस्ट एक्यूरेट रिजल्ट देगा। जब तक आपके पास अमाउंट्स छोटी हैं, डेटा वैल्यूज़ कम है, इसका मतलब ये है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। फॉर एग्जांपल जो उसकी लोवेस्ट वैल्यू है 0 और उसकी हाईएस्ट वैल्यू है, अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास मिनिमम वैल्यू 0 है डेटा सेट की और मैक्सिमम वैल्यू 4 है डेटा सेट की। इसके अंदर इटसेल्फ इतना डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 20 जो वो 1000 वैल्यूज़ इंड्यूस करा दूँ तो मिनिमम आपकी वैल्यू है 0 और मैक्सिमम वैल्यू आपके इंटरवल की 999 वाली वैल्यू। अब डेटा सेट के अंदर डिफरेंस ज़्यादा आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, इसलिए हम जब अपने बड़े डेटा सेट पे काम कर रहे होते हैं, यानी ओरिजिनली हम जब डेटा सेट्स पे काम कर रहे होते हैं तो हम फिर उन इंडेक्स नंबर्स के ऊपर या उन रेफरेंस पॉइंट्स के ऊपर कंसिडर करते हुए वो अप्रोप्रिएट मेथड जो है वो अप्लाई करके देखते हैं और उसी के थ्रू रिजल्ट, क्योंकि एस्टिमेशन का हम एग्जैक्ट रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, जब हमें एस्टिमेशन पे ही काम करना है तो हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हम अपने बेस्ट एस्टिमेट की तरफ जाएं। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास 3-4 मेथड्स हैं। आपके प्रॉब्लम के ऊपर कौन सा मेथड फिट होता है वो आपको नज़र आ रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग काम करते मैम ये हम मतलब कि आप ये कहना चाह रही हैं कि छोटा डेटा सेट है हमारा, इस वजह से हमें कोई इशू नहीं है, हम कोई भी मेथड यूज़ कर लें। हैं। तो मैम अगर हम लोग का मतलब कि नेक्स्ट जब भी हमारे पास डेटा सेट बड़ा होगा, हमने सिलेक्शन करनी होगी, तो हम उसी पी की जो रेंजेस है उन्हीं पे सिलेक्शन करेंगे कि हमने कौन सा मेथड यूज़ करना उसी के थ्रू तो आपको अपना इंडेक्स और रेफरेंस पॉइंट पता चलेगा और कैसे पता चलेगा। है। इंडेक्स तो हम लोगों ने चेक कर लिया पोजीशन का, और उसके थ्रू फिर हम चेक करेंगे कि हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है इंडेक्स पॉइंट के थ्रू। डिफरेंस अच्छा हमारे पास मैम। जब हमारी स्पेसिंग पता चल जाएगी ना तो फिर हम काम जी। करेंगे और स्पेसिंग पता करने के लिए हमें भी पता करना पड़ेगा। और मैम ये रेफरेंस पॉइंट की जो वैल्यू जनरेट की हुई है कि इस रेंज से इस रेंज ये मेथड यूज़ होगा, इस रेंज से इसमें ये मेथड यूज़ होगा, तो इसकी वजह क्या है? ये रेंजेस कहाँ से कैलकुलेट की गई हैं? स्टैटिस्टिकल हमारे पास कुछ टेबल्स होते हैं, आपको याद होगा प्रोबेबिलिटी के अंदर आप लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह डिस्कस की थी, तो जेड टेबल देखा है कोई? जेड टेबल, टी टेबल। दैट ट्रिपल टेबल। वो जेड टेबल की जो वैल्यूज होती है ना वो हमारी कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू डिफाइन कर दी गई हैं जो भी स्टैटिस्टिशियंस हैं उनकी तरफ से वैल्यूज का डोमेन, कि अगर आपकी वैल्यू रेंजेस यहाँ से यहाँ तक लाई कर रहा है तो आपने, आवाज़ आ रही है हारून मेरी आपको? हारून आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम आ रही है। जी, मैं ये कह रही हूँ स्टैटिस्टिशियंस की तरफ से हमारे पास कुछ टेबल्स, इंटरपोलेशन जो बेसिकली पार्ट है वो मैथमेटिक्स की इटसेल्फ ब्रांच नहीं है, स्टैटिस्टिक्स की एक ब्रांच है जिसमें उन स्टैटिस्टिशियंस ने हमें कुछ वैल्यूज प्री डिफाइन की हैं कि ये रेंज से यहाँ तक की रेंज के थ्रू हमारे पास ये वैल्यूज जो है वो जनरेट हो सकती हैं और उनको हम फर्दर इस तरह प्रोसीड कर सकते हैं। तो वो कुछ स्टैटिस्टिकल वैल्यूज हैं जिसके थ्रू वो इंडेक्स पॉइंट्स या रेफरेंस पॉइंट्स डिफाइन मैम है। एक जी जी पूछें। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन वाली स्लाइड खोलेंगे? न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। जी मैम इसमें है ना, जब डेरिवेशन खोलें, ओपन करें डेरिवेशन, ये फर्स्ट डेरिवेशन जी। मैम इसमें हमने p इज इक्वल टू जीरो क्यों लिया है? मतलब एक ही खास ये क्यों ले रहे हैं p इज इक्वल टू जीरो? p इक्वल्स टू जीरो इसलिए लिया क्योंकि जब भी हम आपको याद हो पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जब तक ये p हमारी वैल्यूज के बीच में रहेगा उस वक्त तक आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल सकती। ऐसे ही है, मतलब आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिल सकती। तो मैम हम p की वैल्यू भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, जैसे p की कांस्टेंट वैल्यू हम। कैलकुलेट, बिल्कुल p की वैल्यू कैलकुलेट हम कर सकते हैं, लेकिन हमें डेरिवेटिव चाहिए होता है किसी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, यस। जिस पॉइंट के ऊपर हमें डेरिवेटिव चाहिए होता है उसके ऊपर हमें रेट ऑफ चेंज को इट्सल्फ जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अगर हम वहाँ पे p की वैल्यू जीरो नहीं करते इसका मतलब है यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट एक्स एक्सिस पे तो कोई चेंज देगा हमें यहाँ पे। ऐसे ही है। नहीं समझ आई मैम ये बात।
जब आप यहाँ पे पी की वैल्यू अगर जीरो नहीं करते तो फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक्सेस है, ठीक है, अगर ये आपकी एक्स की वैल्यू है, कोई भी एक्स की वैल्यू हो सकती है, और ये आपकी एक्स नॉट की वैल्यू है, जब आप यस पी कैलकुलेट करेंगे इसका मतलब ये है कि आप इस वाली रेंज को तो कैलकुलेट नहीं कर रहे, वाई को आप नहीं कर रहे कैलकुलेट, लेकिन एक्स के डिफरेंस को आप कैलकुलेट करने का काम कर रहे हैं। यस जब हम मैम। डेरिवेटिव किसी पॉइंट के ऊपर इवेलुएट कर रहे होते हैं तो उस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव इवेलुएट करते हुए हमें रेट ऑफ चेंज जीरो कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर किसी सिंगल पॉइंट पे कोई रेट ऑफ चेंज नहीं मिलेगा आपको, जब तक आपके पास कोई कर्व नहीं है उस वक्त तक रेट ऑफ चेंज की बात नहीं है। समझ पा रही है बात? इसलिए यस हम पी की वैल्यू को जीरो सब्सटीट्यूट कराते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर जो भी रिजल्ट है उसको हम इवेलुएट करा सकें। यही रीज़न बेसिक भी जो आया था वो ये कि जब हम दोबारा से डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं, हम दोबारा से इस सीरीज के ऊपर डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। वरना यहाँ पे हमने जब इसको जीरो बना दिया तो हम यहाँ पे भी इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन दो मसले हैं, ये पॉइंट एवेलुएट हुआ है किसी भी रेट ऑफ चेंज यानी एग्जैक्ट किसी पॉइंट के ऊपर, जब भी आप इसके ऊपर डेरिवेटिव एवेलुएट करेंगे ये आपको जीरो देगा, क्यों? क्योंकि यहाँ सारी कांस्टेंट टर्म्स मौजूद हैं, कांस्टेंट टर्म। ठीक है। इसीलिए हम इसी के ऊपर सेकेंड करते हैं कि पी वो उसी तरह से कंज्यूम करे, उसी तरह से कंसिडर करता हुआ लेके चले कि वो कोई रेट ऑफ चेंज है वहाँ पे, और उसके बाद हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उस रेट ऑफ चेंज को इवेलुएट करने का काम करते हैं, इसलिए हमें पी को जीरो सब्स्टिट्यूट कराना ठीक मैम। पड़ता और है। मैम और ये जो क्वेश्चन? अगेन डिफरेंशिएटिंग किया हुआ है, इसको जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने किया है, तो ये जो इसका फॉर्मूला आपने जनरेट किया है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू पी किया हुआ फॉर्मूला के अंदर, ये फॉर्मूला इसलिए क्योंकि ये डी वाई बाई डी एक्स जिस तरह से यहाँ पे किया है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी पी बाई डी एक्स, तो जब आप यहाँ पे दोबारा से इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कराएंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें तो ओरिजिनली डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना, यस मैम। जब आप इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कराएंगे तो ये वाला फॉर्मूला अगर मैं आपसे कहूँ ये डी वाई बाई डी पी इंटू डी पी बाई डी एक्स, यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, प्रोडक्ट रूल कैसे है? प्रोडक्ट रूल लगेगा ना यू इंटू वी, तो डेरिवेटिव आएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन दिस टर्म, यस मैम। प्लस डेरिवेटिव ऑफ ये वाली टर्म दोबारा से ये वाली टर्म फिर बाहर आ जाएगी और इसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे तो यही वाली टर्म जनरेट हो जाएगी। लेकिन हम लोग मैम नीचे जो डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं वो वन अपॉन एच यानी डी पी अपॉन डी एक्स पे तो नहीं कर रहे हैं ना? वो तो हम सब डी वाई अपॉन डी पी पे कर रहे हैं अप्लाई तो डेरिवेटिव। बेटा डेरिवेटिव तो हम पूरे पे अप्लाई करें ना, इसीलिए तो देखें यहाँ पे वन ओवर एच की वैल्यू है, यहाँ पे दोबारा वन ओवर एच की वैल्यू इसीलिए तो आई है क्योंकि एक और डी पी बाई डी एक्स वाली टर्म भी तो आपके पास आएगी जब आप उसका सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे उसमें। तो मैम यही तो समझ नहीं आ रही यहाँ पे हमने अगर हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, वहाँ पे भी डी अपॉन डी एक्स लगाया और यहाँ पे भी डी अपॉन डी एक्स लगाया, बल्कि यहाँ पे आपने लगाया हुआ है डी अपॉन डी पी लगाया हुआ है फॉर्मूले के अंदर। आप ये लिख के बता सकती हैं उस पर? यस सर, बेटे वेट फॉर अ व्हाइल, हाँ मैं बताती हूँ। जी सर बैठें।
यस सालम, सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। क्या आप पूछ रहे थे, हम क्या बात कर रहे थे? मैम वही पी की वैल्यू आप कर रही थी सेकंड डेरिवेटिव ले रहे मैं ये कह रही थी कि इधर देखें, मैं इस पर आपको समझा देती हूँ। स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? नो मैम। स्क्रीन विजिबल नहीं है? ओके, यस हाँ भाई। देखें हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की जो वैल्यू आई है वो इस तरह से आई है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई एच मैम into del y naught plus 2p minus 1 over 2 factorial del square y naught ऐसे ही आ रही है, और सो ऑन आगे आपके पास और टर्म्स मौजूद है। ठीक है, यस मैम। अब जब हम इससे सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे हारून, तो ये टर्म तो आपके पास आ जाएगी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही रहने देते हैं। राइट हैंड साइड के ऊपर क्या होगा? राइट हैंड साइड के ऊपर आपके पास ऑपरेटर जाएगा डी वाई डी एक्स का, ऐसे ही। यस मैम। और बाकी ये पूरी टर्म जो ऊपर मौजूद है 1 ओवर एच और आगे की पूरी टर्म, ये आपके पास एज इट इज आ जाएगी। ये पूरी टर्म एज इट इज आपके पास यहाँ आ जाएगी, ऐसे ही है। यस मैम। अब आप ये देखें कि ये जो आपका डी वाई डी एक्स है, ये आपकी सीरीज डायरेक्टली एक्स के ऊपर सेट है। आपकी यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक्स के ऊपर नहीं है, बल्कि ये पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन है। और पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या है कि आपका जो y है वो p पे डिपेंड कर रहा है, और आपका जो p है वो आपकी किस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है? x वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा ही है। यस मैम। इस प्लेस से हमें डी बाई डी एक्स को ब्रेक आउट करना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हमने यहाँ पे इसको किया हुआ है। जब डी वाई बाई डी एक्स निकाला था तो इसे डी वाई बाई डी पी इंटू डी पी बाई डी एक्स कहा था। ठीक है मैम चैन रूल। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हमने चेन रूल यहाँ पे भी अप्लाई किया। जब आप इसको डी बाई डी एक्स को ब्रेक करेंगे तो सबसे पहले तो जब आप इसको डी पी पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये डी बाई डी एक्स को मैं लिख सकती हूँ डी बाई डी पी। नहीं ना मैम, यही तो समझ नहीं आ रहा क्यों लिखेंगे। क्यों? अगर वो इस तो ये तो चैन रूल अप्लाई हुआ दोनों पे हो रहा था। बता रही हूँ ना, ये आपके पास डी बाई डी पी इस वाली टर्म के ऊपर आ जाएगा। ये मेरे पास ये इक्वेशन जो थी ना, ये एज इट इज वापस आएगी। मैंने अपने इस डी बाई डी एक्स को ब्रेक कर दिया किसमें? डी बाई डी पी इंटू डी पी बाई डी एक्स में। ये काम ही कर रहे थे ना अभी चेन रूल में, यही तो करते हैं और क्या करते हैं। हाँ यही तो सर। अब सही है? ठीक है, अब यहाँ पे जो ये वाली टर्म है आपके पास, इसके ऊपर अप्लाई होगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी, और डी पी बाई डी एक्स वाली वैल्यू हमारे पास एज इट इज आएगी। जब आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो 1 ओवर एच कॉमन टर्म है, इसका मतलब है 1 ओवर एच हम कॉन्स्टेंट टर्म है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। 1 ओवर एच हमने बाहर निकाल लिया। ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है डेल वाई नॉट विद रिस्पेक्ट टू पी अप्लाई होगा, जीरो देगा टर्म, जीरो आएगा डेरिवेटिव। यस मैम। ठीक है, प्लस जब आप इसके सेकंड टर्म के ऊपर डेरिवेटिव लेंगे तो 2p माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल आपको खाली 2/2 देगा वैल्यू, और डेल स्क्वायर वाई नॉट एज इट इज आपके पास आ जाएगा। ठीक मैम, फॉर्म डेरिवेशन तो समझ आ गई थी, बस ये फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा था प्लस जो एक्सपेंड सो आपने ऑन किया ना। आपके पास, ये ऐसे ही चल रहेगा, ये कैंसिल होगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक टर्म और आएगी, वो कौन सी है? डी पी बाई डी एक्स। वन डी अपॉन पी एच। बाई डी एक्स आप पहले ही निकाल चुके थे, 1 ओवर एच के बराबर है। तो समहाउ आखिर में आपके पास 1 ओवर एच स्क्वायर की फॉर्म में वैल्यू आ रही है, ऐसी आ रही है। यस। क्लियर हो गई बात कि कैसे है? इसलिए यस इन्होंने मैम। इसको सिंपल डायरेक्ट लिख दिया है डी बाई डी पी, और ये डी वाई बाई डी पी की इन्होंने सीरीज यहाँ मेंशन ठीक मैम, ठीक है। इन्होंने डायरेक्ट लिखा तो समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। अब समझ में आ गई है? अब आ गई। अच्छा मैम, वो इसका जो सेकंड मेथड है, जो सेकंड डेरिवेशन है ये वाला, तो इससे करने की ज़रूरत तो नहीं है ना ये, क्योंकि एक्सपेंड हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है इतनी सारी टर्म्स के ऊपर, पूरी सीरीज के ये ऊपर। मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया था क्योंकि वो डॉक्यूमेंट में मेंशन था, और हम क्योंकि ऑपरेटर्स की बात कर चुके थे
तो इसलिए मैंने इसको डिस्कस जी किया था कि आप इसको चाहें तो ऑपरेटर्स के थ्रू भी इवैल्यूएट कर सकते हैं, लेकिन यही है कि इसमें बार बार आपके पास सीरीज खुलती रहेंगी, आइडेंटिटीज खुलेंगी, तो वो आप शायद याद रख लें, मैं जब चेक कर रही होंगी तो मेरे लिए याद कर रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप ठीक है इससे मैम। भी करना चाहें तो बिल्कुल आपको अलाउ आप इससे कर सकते हैं सर। लेकिन मैम ये तो समझ ही नहीं आया कुछ, और बाकी यूट्यूब पे भी इस मेथड को तो कहीं पे भी नहीं एक्सप्लेन किया हुआ। ये मेथड मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था। अब मैम लेकिन आपने कहा था कि स्क्वायर खुल जाएगा सीरीज के ऊपर और बाकी बाइनोमियल इसी तरह खुलेगा, ओपन होगा तो ये टर्म आ जाए। बाइनोमियल खुलेगी, जी बाइनोमियल खुलेगी, बाइनोमियल खुलेगी। जी ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई ठीक है क्वेश्चन? मैम, एक ट्राई। मैम उसके अलावा ये है कि आप इंटीग्रेशन वाली एक लास्ट स्लाइड खोलें। इंटीग्रेशन भी खोलनी। हारून पेपर ना इस वीक नहीं है, 15 नवंबर के बाद है। आप सारा जो है वो एक साथ सारे क्वेश्चन आज लेकर बैठे हैं। नहीं मैंने मैम रिकॉर्डिंग्स ही अभी सुनी है सारी, क्लास तो कभी ली ही नहीं। वैसे मेरा इरादा है मैं नेक्स्ट वीक आज की क्लास में अपना कोर्स खत्म करके नेक्स्ट वीक में एक रिविजन की क्लास रखूँ, ताकि जो भी प्रॉब्लम है हम फिर उनको वहाँ पर डिस्कस कर लें साथ साथ। बस मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन है। जी। ये नहीं मैम जो अच्छा हारून, मैं आपसे ये कहूँगी कि ये क्वेश्चन आप अपना होल्ड ऑन पे रखें, इसको हम फिर जो है वो नेक्स्ट वीक में जब डिस्कस करेंगे ना तो फिर बात करते हैं। मैम 2 मिनट लगना है, सिर्फ 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। चलें, पूछें जल्दी से क्या है। मैम इसके अंदर हम लोगों ने न्यूटन फॉरवर्ड के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करके जो पहली डेरिवेशन हमने की है ये वाली, इसको हम लोगों ने न्यूटन फॉरवर्ड के ऊपर अप्लाई किया था। बिल्कुल। तो मैम न्यूटन फॉरवर्ड ही क्यों, न्यूटन बैकवर्ड या सेंट्रल फार्मूला या कोई सब और क्यों नहीं? सब डिवीजन का काम हम हमेशा फर्स्ट वैल्यू से करना शुरू करेंगे जब आप इंटीग्रल अप्लाई मैम हम करेंगे। लास्ट कर सकते हैं, सेंट्रल से भी कर सकते हैं। सेंट्रल से भी कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली जनरली जो फॉर्मेट होता है वो पहली टर्म पहले सब डिवाइड होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। सब डिवाइड होने के बाद आपको आखिर में जो है वो एक रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करी होती है। तो इन्होंने न्यूटन्स फॉरवर्ड वैसे भी सिंप्लीफिकेशन में एक तो आसान है, दूसरी बात ये है कि जब हम इसको किसी और मेथड से भी करके अगर देखें तो यहाँ पे किसी और मेथड से करके देखने में भी जो रिजल्ट हमारे पास आया, इनफैक्ट लास्ट टाइम पे कोई स्टूडेंट था आपके केमिकल इंजीनियरिंग, उन्होंने इसको न्यूटन्स उससे स्टर्लिंग से करके देखा था। लेकिन यहाँ पे न्यूटन्स फॉरवर्ड का फ़ायदा ये है कि ये जो जब लिमिट है ना एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एन एच, जब हम इसको सब डिवाइड करने का काम कर रहे होते हैं तो हम इसको मिडिल की वैल्यू पे भी सब डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट इंटरवल को कंसिडर नहीं कर रहे, सेकेंड इंटरवल को कंसिडर नहीं कर रहे, मैं अगर इस फिगर पर आऊँ, ये वाली फिगर पर, ठीक है, आपका दिल चाह रहा है आप x2 से x3 के बीच का एरिया फाइंड आउट करें। तो जब आप x2 से x3 के बीच का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ये न्यूटन्स फॉरवर्ड के थ्रू जो पहले ही से बने हुए आपके पास एक्सप्रेशन हैं, वहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे एक्स नॉट प्लस 2h वाली वैल्यू, यानी अगर मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का एरिया चाहिए x2 से x3 तक का, तो वो मुझे बजाय स्टर्लिंग को फिर मैं से इवेलुएट करूँ, इसको डायरेक्टली इसके थ्रू भी इवेलुएट कर सकते हैं। इसलिए सिंपल इन्होंने इसी के ऊपर इसको फॉर्मेट किया। अदरवाइज रिजल्ट के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ इसलिए और कि मैम यूज इसमें होता ना है और हमारे पास बेसिक जो फॉर्मूला है वो न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड ही है। ठीक है, गॉस फॉरवर्ड आपने अब देखा होगा तो वो भी न्यूटन फॉरवर्ड से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, स्टर्लिंग ड्राइव वो भी न्यूटन फॉरवर्ड से ड्रैग किया हुआ स्टेलिंग है। तो ठीक है, इसलिए वो बेस जो हमारा फॉर्मूला फंडामेंटल रूल है वो आपके पास वही न्यूटन फॉरवर्ड वाला है और बैकवर्ड वाला है, तो उसके थ्रू इसलिए इन्होंने जनरेट किया। और मैम इसमें जो इतने सारे रूल किए हुए हैं, हर रूल के साथ क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है आपका, तो ये इतने सारे रूल क्यों है, सिम्पसन और ट्रेपेजल रूल और सब के साथ सब कुछ क्वेश्चन तो पढ़ लिया, सॉल्व हो इसमें रहा है। आखिर में एक नोट भी डला हुआ था वो भी पढ़ लेते। आखिर में एक कौन नोट सा वाला? डला, नोट ये कहता है मेरे ख्याल में इसमें डला हुआ है, इसके अंदर तो नहीं। खैर मैं बता देती हूँ। बहुत सारे रूल्स इसलिए गिवन है कि हमारे पास कुछ कंडीशन होती हैं जिसमें हमें
सिम्पसन्स 1/3 की कंडीशन ही अप्लाई करनी होती है, यानी कि हमारे पास जो सब इंटरवल्स हैं अगर हम उसे 3 की स्पेसिफिकेशन पे ही रखना चाहते हैं तो कुछ लोग उसे सिम्पसन्स 3/8 से प्रेफर करते हैं, कुछ लोग उसे सिम्पसन्स 1/3 से प्रेफर करके सॉल्व कर रहे होते हैं। तो सिर्फ डिफरेंट रूल समझाने का मतलब ये है कि फर्क रूल में असल फॉर्मूला सिर्फ वही न्यूटन्स क्वाड्रेचर का फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन आप अपनी मर्जी से अगर सब डिविजन n=1 के ऊपर रख के करना चाहते हैं, यानी आप एक वक्त में सिर्फ एक ही ट्रेपेजॉइडल को कंसिडर करना चाह रहे हैं, तो उसी क्वाड्रेचर रूल वही है, फॉर्मूला एक ही है क्वाड्रेचर का, आप उसी क्वाड्रेचर फॉर्मूला के अंदर अगर n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करा देंगे तो आप ट्रेपेजॉइडल यानी ईच ट्रेपेजॉइडल को आप अलग अलग कंसिडर करने का काम करेंगे। मैम ये तो सबसे एक्यूरेट रिजल्ट होगा ना जो ट्रेपेजॉइडल ईच का है। वैल्यू, इसीलिए हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल और ट्रेपेजॉइडल के बाद जो आपके पास वेडल्स सबसे मैक्सिमम वो वेडल्स की होती है n=6 पे काम करता है। या तो आप ई चीज वैल्यू को कंसिडर करते हुए काम करें या फिर आप एन मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल 10,000 आपके पास सब डिविजन आ रही हैं, ठीक है, सब इंटरवल्स आ रही हैं, तो 10,000 सब डिविजन्स को या सब इंटरवल्स को आप अलग अलग कंसिडर जब करेंगे तो आपके लिए थोड़ा हेक्टिक है। तो हम उन 10,000 की सीरीज को क्या करते हैं n=10 10 10 10 का ब्रेकआउट दे देते हैं, यानी हम 10 उस वैल्यूज़ को x0 से x10 तक की वैल्यूज़ को एक पार्ट कंसिडर करते हैं, एक ट्रेपेजॉइडल कंसिडर कर रहे होते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और उसको इवैल्यूएट करने का काम करते हैं। लेकिन सबसे एग्जैक्ट रिजल्ट हमारे पास जो आते हैं वो ट्रेपेजॉइडल से आते हैं, क्यों? क्योंकि ईच फैक्टर्स को हम अलग अलग कैलकुलेट करने के बाद सॉल्व करते हैं। पर बस यही है कि वो तो थोड़ा मैम टाइम फिर टेकन है। एक ही पढ़ना चाहिए था ना, ट्रेपेजॉइडल रूल ही एक पढ़ लेते तो हमारे लिए इनफ था। इनफ तो था, लेकिन मैंने कहा बाकी सब भी पढ़ा दूँ, अच्छा है कभी ज़िंदगी में दोबारा आपको इसका सामना हो तो आप ये ना कहें कि बस हमने तो कभी हमें पढ़ाया ही नहीं था कि 1/3 भी होता है और 3/8 भी कुछ इसी की शक्ल होती है। ठीक मैम। और मैम ये ना एक क्वेश्चन के एंड में लिखा हुआ है कि जो आपने क्वेश्चन सॉल्व करवाई थी एग्जांपल के, उसमें के एंड में लिखा हुआ था कि जो वेल्डेड रूल है वो सबसे एक्यूरेट है, हालांकि रिजल्ट जो हमारा एक्यूरेट दे रहा था वो ट्रेपेजॉइडल रूल दे रहा था। रेडल्स रूल इसलिए एक्यूरेट होता है, मैंने अभी भी बताया कि अगर आप लोग जैसे 10,000 की वैल्यूज़ हैं तो 10,000 की वैल्यूज़ को आप अलग अलग अगर सॉल्व करेंगे ना तो आपके लिए मुश्किल है। तो अगर हम उसे n=10 10 10 10 का ब्रेकआउट दे दें तो उसको सॉल्व करना आसान है। प्लस ये कि वेडल्स लेकिन रूल मैम उन केसेस में वेडल्स रूल आपके पास जो है वो ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट दे रहा होता है जिन केसेस में आपके पास जो फंक्शंस होते हैं ना वो डिनोमिनेटर यानी रैशनल फंक्शन या फिर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते हैं। जैसे अगर इसी एग्जांपल में देखें, ये वाली जो एग्जांपल है इसके अंदर हमारे पास ये रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन की फिर फॉर्म को जो जितना ज़्यादा आप अपना टेन के इंक्रीज करेंगे उतना बेस्ट रिजल्ट देगा। इन सब का मेरे ख्याल में वेडल्स का रिजल्ट सबसे ज़्यादा एक्यूरेट हुआ होगा। यस, नहीं ना दिस मैम, शोज उसका दैट द था वैल्यू ऑफ ट्रेपेजॉइडल का सबसे। इसमें लिखा हुआ है this shows that the value of the integral found by Wedel's rule is the nearest to the actual value followed नहीं by ना मैम, its यही तो मैं कह रहा हूँ। आप देखें एक्यूरेट हमारा रिजल्ट आया 1.4056, और आप ट्रेपेजॉइडल का देखें और वेल्ड्स का देखें कौन सा नियरेस्ट है। 375 फिर 108 वाला ज़्यादा है। कौन सा मैम? 1.4108 1.4108 वो नियरेस्ट है ना, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेपेजॉइडल नहीं है बल्कि वेल्डेड रूल ज्यादा एक नियरेस्ट रिजल्ट दे रहा है। याद है आपको मैंने एक बात कही थी किसी ज़माने में पिछले सेमेस्टर में, सेमेस्टर कह रही हूँ मिड से पहले, कि हम कोशिश करते हैं हाँ कि हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट हो उससे अप्रोक्सीमेशन पीछे की मिल जाए, उससे आगे की अप्रोक्सीमेशन हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं होती। और उसका वो मैं एक रीज़न भी है और वो काफ़ी बड़ी उसकी एक लॉजिक है। आसान से अल्फाज में मैं अगर उसको समझाने की कोशिश करूँ तो हम जब अप्रोक्सीमेशंस पे काम कर रहे होते हैं तो एग्जैक्ट रिजल्ट आपके पास एक स्टैंडर्ड पहले ही सेट किया हुआ होता है कि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर चली जाएगी, यानी अगर आप उसका एरर कंप्यूट करेंगे तो आपको अपनी एस्टिमेशन की जो वैल्यू है उसमें कहीं इंक्रीमेंट का चांस मौजूद होगा। ऐसा ही है, यानी अगर आप अपनी वैल्यू ये को मजीद एक्यूरेट करें तो आप एग्जैक्ट रिजल्ट की तरफ चले आएंगे। ठीक, अगर आप उससे ही आगे निकल चुके हैं पहले, यानी फॉर एग्जांपल आपकी वैल्यू थी 1.40 और आपकी वैल्यू आई है जो आपके रिजल्ट से वो 1.42 या 1.46 की वैल्यू है। अब जब आप इसमें मजीद कोई सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन डालेंगे तो जैसे जैसे वैल्यू
इंक्रीमेंट या कोई टर्म मजीद ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू पीछे बढ़ाने की आने के बजाय कहाँ जाएगी, उससे आगे की आगे वैल्यू को जाएंगे। शिफ्ट करना शुरू कर देगी। इसलिए हमारे पास जब कंक्लूजन हम ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हम ये बात को कंसिडर करते हुए काम करते हैं कि हमारे पास एस्टिमेशंस के अंदर, स्पेशली जब हम एप्लीकेशन वाले कामों पे आ रहे होते हैं जिस तरह से इसमें एरिया है या वॉल्यूम को फाइंड आउट करने का तरीका है, बाय सेक्शन में ये काम चल जाएगा कि आपकी अगर वैल्यू आगे की आ रही है वो एक्सेप्टेबल होगी। लेकिन जो आपके पास इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके अंदर हम किसी एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम फिर कोशिश करते हैं कि अपने एरर को इतना हम थोड़ा सा उसको चांस दें कि अगर हम उसमें मज़ीद किसी टर्म को इंक्रीमेंट कराते हैं, मज़ीद ऐड ऑन कराते हैं, तो हमारे पास एक स्टेप का फर्दर जब इंक्रीमेंट हो तो हम अपने एग्जैक्ट रिजल्ट तक पहुँचे, ना तो उससे आगे निकल जाए। इसीलिए इनफैक्ट मैं अभी पिछले दिनों एक रिसर्च पेपर भी आपका देख रही थी, क्योंकि पहले मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि शायद आप लोगों के पेपर ऑनलाइन ही होने वाले हैं, तो मैंने आपके लिए पेपर्स निकाले थे। तो उस पेपर में मैं आपको फॉरवर्ड भी कर दूंगी पर्सनल पे, आप उसको देखकर। उसमें यही है कि उन्होंने 5th स्टेप में एक आइट्रेशन निकाली और 6th स्टेप में एक आइट्रेशन निकाली है। 5th स्टेप की आइट्रेशन है वो पीछे का आंसर देगी और 6th स्टेप की आइट्रेशन आगे का आंसर देगी। तो उन्होंने 5th स्टेप वाली आइट्रेशन के ऊपर रिलाई करते हुए अपने रिजल्ट को ड्रॉ किया है और 6th वाली को निगलेक्ट किया है इसी बेसिस के ऊपर कि ये क्योंकि हमारे एग्जैक्ट रिजल्ट से आगे की वैल्यू पे जाना शुरू हो गई है, इसलिए हम अपनी जो लास्ट आइट्रेशन है उसी के ऊपर डोमिनेट करेंगे रिजल्ट। समझ में आ रही है बात? मैं वैसे वो पेपर फॉरवर्ड कर ठीक है दूंगी तो मैम, आपका ये ये क्वेश्चन रूल आपको हर जगह अप्लाई होगा? एप्लीकेशंस की जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर तकरीबन हर जगह ये रूल अप्लाई होगा। जिसमें आप किसी एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं ना, ठीक है मैम। जब हम न्यूमेरिकल किसी उस पर काम कर रहे हैं तब तो चलेगा, लेकिन जो इस तरह से जिसमें किसी पर्टिकुलर चीज़ का सरफेस है, एरिया है, इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करने का काम होता है, तो फिर हम एक स्टेप पीछे की अप्रोक्सीमेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। नो इशू। एनी अदर क्वेश्चन? बाकी किसी का कोई सवाल है तो उसको भी अभी एड्रेस कर लें। बस मेरा है, जी पूछ रहा हूँ। जी जी पूछिए। मैं पूछ रहा हूँ जो जी चाहिए आपने दी हुई है आपने सभी इंटरपोलेशन। अहमद, आवाज़ नहीं आ रही। मैं बोल रहा हूँ जो बेसल इंटरपोलेशन है ना, जी ये नहीं दी हुई फाइल्स के अंदर। ये आपने जो फाइल भेजी है उसमें नहीं है ये बेसल इंटरपोलेशन। मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ फिर से। ठीक है, मैं और फिर से दूसरा ये पूछना है, और दूसरी बात ये है कि जो डेरिवेशन जो आपने कराई है फॉर्मूलाज की, वो सारी डेरिवेशंस करनी है, सिर्फ आप फॉर्मूलाज देंगी पेपर में? फॉर्मूला मैं नहीं दूंगी पेपर में, आपको खुद आना चाहिए फॉर्मूला। इतनी बड़ी बड़ी डेरिवेशन इतनी सारी है, कैसे सारी करें डेरिवेशन सारी? डेरिवेशंस तो एक इम्पॉर्टेंट है खाली, और बाकी सब तो उसी से निकली हुई डेरिवेशन है, और हर क्लास में हमने वो डेरिवेशन डिस्कस की हैं। ये जो इंटरपोलेशन वाले फॉर्मूलाज भी नहीं देंगी, ये भी खुद करने हैं? फॉर्मूला नहीं मतलब इंटरपोलेशन का फॉर्मूला तो मैं खैर किसी का भी नहीं दूंगी, फॉर्मूला तो आप ही को करने हैं। अलबत्ता ये कि डेरिवेशन में मैं आपको इतना मार्जिन चले दे देती हूँ कि आप लोग इंटरपोलेशन वाली डेरिवेशंस को छोड़कर ये जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की डेरिवेशन है उनको गो थ्रू जरूर करें। इंटरपोलेशन की हमने जो डेरिवेशंस की हैं उनको स्किप कर दें, यानी न्यूटन्स फॉरवर्ड की, गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड, स्टर्लिंग, इन सब की डेरिवेशंस को स्किप करें। लेकिन डेरिवेशन हमने जो डिफरेंशिएशन और इंटरपोलेशन की है उसको जरूर कंसिडर करिएगा, उसको गो थ्रू जरूर कीजिएगा। पेपर वैसे समझ उतना मुश्किल नहीं होगा, पेपर बहुत आसान है, तो मुझे अंदाज़ा है खुद भी, इसलिए उसको देखते हुए जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उसी से रिलेटेड पेपर ही होगा, ऐसा सच मुश्किल पेपर नहीं। लेकिन हाँ ये अपना है कि कोर्स कौन मिड टर्म से बाद आएगा या पहले वाला भी है? मिड के बाद में, कोर्स तो मिड से पहले की तो चीज़ें पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। पेपर के अंदर अगर ऐसा कोई बन रही हुई फीजिबिलिटी तो मैं बता दूंगी कि कौन सा टॉपिक है, सारा कुछ मिड से पहले का इंक्लूड नहीं करूँगी। अभी मिड तो के बाद तैयारी कहाँ से फिलहाल मिड स्टार्ट किया के था? बाद के टॉपिक्स की तैयारी करें, जो मिड के बाद मिड के हमने बाद टॉपिक्स इक्वल डिस्कस। स्पेस। जी इक्वली स्पेस सिस्टम, इनफैक्ट लास्ट क्लास में हम इस पर बात करते हैं ना, अब आज की क्लास तो रहने में, नेक्स्ट वीक में आपकी लास्ट क्लास है ना, तो नेक्स्ट वीक में मेरा प्लान यही था कि हम जो सारे टॉपिक जो हमने मिड के बाद डिस्कस किए हैं
उसको एक गो थ्रू दे देंगे ताकि जो भी क्वेरीज है वो फिर हम जो है वो डिस्कस कर लें और बाकी सबको क्लियर भी हो जाए कि मिड के बाद कौन से टॉपिक्स हुए थे और कौन से टॉपिक्स नहीं हुए थे। ठीक है, ठीक है अहमद। जी ठीक है, ओके। वेल आज का टॉपिक देर आर जो मेरे हिसाब से मुझे लेके चलना था दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबली द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर दिस सेमेस्टर और सबसे फाइनल टॉपिक जिसकी वजह से हमने अब तक न्यूमेरिकल के अंदर जो टॉपिक डिस्कस किए हैं इधर डिफरेंशिएशन और समहाउ बाकी सारी चीज़ें, उसका जो एक एंड पॉइंट होता है या जो क्लाइमेक्स होता है पूरे कोर्स का, वो ये डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन है कि हम वो सारी टेक्निक्स इस वजह से गो थ्रू कर रहे होते हैं ताकि हम डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशंस के ऊपर या उन टेक्निक्स के ऊपर डिस्कशन कर सकें। ऑल दो प्रॉब्लम अभी ये है कि सारे तो टॉपिक हम डिस्कस नहीं कर सकेंगे, इसलिए मेन चीज़ें क्लास में मुझे डिस्कस करना है दैट इज सिर्फ एक टेलर सीरीज का मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और सेकंड वन इज पिकार्ड्स मेथड। तो इन दो मेथड्स के ऊपर हम खाली काम करेंगे, बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे और मेथड्स हैं कि अगर आपके पास जो है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैं, डिफरेंशियल सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उनको सॉल्व करने के भी मेथड्स हैं। इसी तरह से आप जैसे जैसे अपनी एस्टिमेशंस को, अपनी अप्रॉक्सीमेशंस को मज़ीद जो है वो एवेलुएट करना चाहें, उसको बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन की तरफ हेड कराना चाहें, तो फर्दर हम उनके वैल्यूज़ को अचीव कर सकते हैं। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक कोई मुझे बताएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशंस का आपको कहाँ कहाँ काम होता है, क्या फ़ायदा है डिफरेंशियल इक्वेशंस का? Yes. Why we need to use differential equations? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस मिस। तो बताइए डिफरेंशियल इक्वेशंस का काम कहाँ कहाँ है, क्यों हम यूज करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को? ये तो मैं खुद पूछने वाला था। एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को जब कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को सॉल्व करना हो तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को सॉल्व करने के लिए और सॉल्व करने के लिए सॉरी कर्व जो होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज करते हैं, वरना तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस यूज होती हैं अगर स्ट्रेट लाइन होती है। कर्व को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एनीवन एल्स और कोई? ये एक चीज को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, इसलिए वो होती है ना। डिके के लिए यूज होता है। मैम इसे ग्रोथ और डिके भी एक्सेलेंट फाइंड आउट के साथ। बेसिकली हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस हमेशा रियल लाइफ के अंदर ऐसा नहीं होता कि आपके पास इक्वेशंस x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 वाली फॉर्म में हो कि अगर दो चीज़ें बस बराबर बराबर ऐड हो रही हो और उससे रिजल्ट आपके पास कोई इस तरह से आ रहा हो। ठीक है, जब हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के में काम कर रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम का मतलब ये है कि आप किसी भी ऐसे रियल वर्ल्ड सिचुएशन के अंदर मौजूद होते हैं, तो रियल वर्ल्ड सिचुएशन में आपके पास लीनियर इक्वेशन या लीनियर पैटर्न बहुत ही कम होते हैं कि आपको सामने बहुत कम हमारे पास फिनोमेनाज ऐसे हैं जिसमें हम लीनियर पैटर्न्स जो है वो देख रहे होते हैं, वो लीनियर पैटर्न हमारे सामने है। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं ऐसे सिस्टम की जिसके अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, एक से ज़्यादा कोई चीज़ है जो इन्वॉल्व हो रही है, यानी कि हमारा जो भी सिस्टम है, जो भी फंक्शन है, वो मोर देन वन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो वहाँ पे यूजुअली ये चीज़ आ रही होती है कि आपके पास कोई एक वेरिएबल है जो चेंज हो रहा होगा मुस्तकिल, जैसे टाइम है फॉर इंस्टेंस, आपके पास टाइम का वेरिएबल है वो चेंज हो रहा है। फिर इसी तरह से आपके पास टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है, टेम्परेचर के साथ कोई और थर्ड वेरिएबल भी है जो इंक्लूड है उसके अंदर।
फिर कंसंट्रेशन भी आपके पास एक वेरिएबल है जो उसके अंदर इंक्लूड है। तो हर एक की जो चेंज है, जो भी उसके अंदर आने वाली चेंजेस है, जो भी उसका पैटर्न या स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैथमेटिकली जिस टूल की ज़रूरत पड़ती है दैट इज़ इटसेल्फ डेरिवेटिव। तो किसी भी इक्वेशन को हम फिर कन्वर्ट करा देते हैं उसके लीनियर पैटर्न से उसके डिफरेंशियल पैटर्न के ऊपर, कि आपके पास एक वेरिएबल है जो सिंगल यानी लीनियर फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, सेकंड वेरिएबल है जिसके अंदर कोई रेट ऑफ चेंज हमें मिल रहा है, उस रेट ऑफ चेंज को कंसिडर करते हुए हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशंस को जनरेट कर रहे होते हैं। थर्मोडायनामिक्स के अंदर आपके पास हीट इक्वेशंस और वेव इक्वेशंस पूरी की पूरी वही डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर डिस्कस करनी है। हम जिस चीज़ पे काम करते हैं यूजुअली अप्लाइड इंजीनियरिंग से पहले जो फंडामेंटल चीज़ सिखाने की है, जिसको आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस के कोर्स में भी सीखा होगा, वो ये होता है कि हम स्टूडेंट को इस चीज़ से फेमिलियर कर सकें कि किस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर किस टेक्निक को अप्लाई करके आप उसके सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। हर इक्वेशन को, हर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। डिपेंड किस चीज़ पे करता है कि इटसेल्फ डिफरेंशियल इक्वेशन की नेचर क्या है, किस नेचर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो सेपरेबल होती हैं, हम उनको वैसे सॉल्व कर रहे होते हैं। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं जिसमें हम उसकी एग्जैक्टनेस और नॉन एग्जैक्टनेस को चेक करते हैं, हम उसको वैसे सॉल्व करते हैं। कुछ इक्वेशंस के लिए हम होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस की कंडीशन को चेक करते हैं, उसको सॉल्व करने का काम कर रहे होते हैं। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसी हमारे पास आ रही होती हैं जिन डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकालते हैं और उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के थ्रू हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। प्लस ये कि डिफरेंशियल इक्वेशंस जब भी हमारे पास आएंगी तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में फिर हमारे पास दो तरह की कंडीशंस हो रही होती हैं जो साथ में आती हैं। पहली कंडीशन हमारे पास कौन सी कंडीशन होती है, जिसमें हमें कोई इनिशियल पॉइंट्स गिवन होते हैं, जैसे हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस विद इनिशियल कंडीशंस। और सेकंड हमारे पास ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस आती हैं जिसमें आपके पास बाउंड्री कंडीशंस मौजूद होती हैं, यानी कि एंड पॉइंट की वैल्यूज आपके पास गिवन होती हैं। दोनों को सॉल्व करने के हमारे पास जो मेथड्स हैं वो डिफरेंट हैं। इनिशियल को सॉल्व करने के लिए हम जो भी आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है, जो भी इनिशियली कंडीशन आपको गिवन होती है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। इसी तरह से बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के लिए आप जो है वो फर्दर अपने क्वेश्चन पर प्रोसीड कर रहे होते हैं। लेकिन फ़ायदा ये है कि चाहे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपके पास गिवन हो या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हो, तो इसके लिए आपको डायरेक्ट अपनी इक्वेशन के लिए, यानी जब आप इसको dy/dx को सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपके पास डायरेक्ट एग्जैक्ट सॉल्यूशन, जिसे हम बेसिकली पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी कह रहे होते हैं, आपको डायरेक्ट आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाता है जब भी आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम या फिर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम मौजूद नहीं है, फिर क्या होगा? अगर आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम मौजूद नहीं है तो आपकी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन निकल रहे होंगे? फिर याद आ रहा है किसी को? दो फिर हमारे पास सॉल्यूशन इक्वेशन के, डिफरेंशियल इक्वेशन के निकलते हैं। एक सॉल्यूशन को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है और सेकंड सॉल्यूशन फिर हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, और उन दोनों को ऐड अप करने के बाद हमारी इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमें जो है वो मिल रहा होता है। यहाँ तक तो बात डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब इसी तरह से अगर हम नेचर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह की होती है। पहली हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं जो ODEs होती हैं। ODEs का मतलब क्या है? ODE और PDE में क्या फर्क है? Yes, what is the difference between ODE and PDE? ऑर्डिनरी और पार्शियल। Yes, ऑर्डिनरी कैसे कहते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है? मैम पार्शियल डिफरेंशियल तो वाली होती है जिसमें डावा यूज होता है। डावा यूज होता है जी, होती क्या है? डावा तो उसमें यूज होता नहीं है। मतलब जैसे कि देखें ना, इसके अंदर एक वेरिएबल के ऊपर अगर बेस कर रहा हो तो ऑर्डिनरी है, अगर जिसके अंदर मल्टीपल हो तो वो पार्शियल हो जाती है। दोनों पे हो सकता है, ऑर्डिनरी के अंदर भी आपके पास एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकता है। नहीं मतलब पार्शियल के अंदर हम देखते हैं ना, वो मतलब वो पहले एक मैम पार्शियल में हम एक कांस्टेंट कर लेते हैं और फिर एक कांस्टेंट कर लेते हैं ना उसके अंदर।
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों के अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल हो सकते हैं, पहली बात, ठीक है। लेकिन जो फर्क है दोनों के अंदर वो फर्क क्या है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, so in partial differential equations at a time we are considering a single variable, rest of the variables were considered as constant term। जब हम पार्शियल डेरिवेटिव्स की या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हम एक वक्त में एक ही वेरिएबल को वेरिएबल कंसिडर करते हैं, बाकी जितने वेरिएबल्स हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद हैं 3, 4, 10, 20, 25, 30 जितने भी वेरिएबल्स आपके सिस्टम के अंदर मौजूद हैं वो सबके सब आपके कांस्टेंट इंक्लूड होते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर ऐसा नहीं होता। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर एक वक्त में हम जो है वो जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सबके सब वेरिएबल्स ही डील किए जा रहे होते हैं। तो आपके पास कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस प्रेफर की जा रही होती हैं आपके सिनेरियो को देखते हुए, और कुछ कंडीशंस आती हैं जिसमें हमें फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की तरफ हेड कराना पड़ता है। अब अभी फ़िलहाल क्योंकि अब हमारे पास टाइम भी ऐसे मौजूद नहीं है, बहुत ही कम टाइम है हमारे पास, तो हम सिर्फ जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर कर रहे हैं या हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे काम कर रहे हैं, वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम ऐसी पे काम करेंगे जिसके अंदर हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर खड़े हैं। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो मैक्सिमम ऑर्डर है वो 1 के बराबर है, जिसे हम मैक्सिमम डिग्री कहते हैं। हमारे पास टाइम अब बहरहाल क्योंकि नहीं है और पेपर्स भी अब आपके करीब है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर हमारा जो फिलहाल टॉपिक आज का जो है वो रहेगा वो सिंपल यानी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद वन वेरिएबल, यानी अभी हम सिर्फ एक वेरिएबल के ऊपर काम करेंगे। यानी हम ऐसे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई वाली फॉर्म पे बिहेव करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं जो इनफैक्ट इस डॉक्यूमेंट के जो इंट्रोडक्शन है उसमें आपको मेंशन भी होंगे, लेकिन बहरहाल अब टाइम क्योंकि हमारे पास मौजूद नहीं है और हमें वाइंड अप करना है अपने कोर्स को, तो जो मेन 2 टॉपिक्स हैं मैं उसी के ऊपर बात करूँगी। लेकिन अगर कभी सेमेस्टर में या सेमेस्टर के बाद या आगे कभी आपको कभी भी ज़रूरत पड़े डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ने की, तो यू ऑल आर मोस्ट ऑफ द वेलकम। किसी प्रॉब्लम के अंदर स्टक हो जाएं या अपने FYPs जब बना रहे हो तो किसी प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम आए, तो उसको आप लोग आके पर्सनली, अगर मैं यहाँ हुई तो भी और नहीं हुई तो भी टीम वगैरह के थ्रू कॉन्टेक्ट में रह के इंशाल्लाह उसको जो है वो फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। वेल, सबसे पहले हम जिस मेथड की तरफ अगर किसने इसका जी वैसे अगर किसने इसका पेपर देना हो, डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर देना हो, तो आपके पास आगे पढ़ ले। बिल्कुल पढ़ लें। सही है, थैंक वेल, सबसे पहले हमारे पास आता है पिकार्ड्स मेथड, ठीक है। पिकार्ड्स मेथड में हम क्या कर रहे होते हैं, जिस तरह से अभी हमने बात की कि हम अभी सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के पे काम कर रहे हैं, यानी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई वाली फॉर्म पे बिहेव करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस इक्वेशन को, इसकी पर्टिकुलर सॉल्यूशन को इवैल्यूएट करने के लिए इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं विद वाई नॉट टिल वाई, ठीक है। हमने अज्यूम की कुछ वैल्यूज y की, जैसे हमने y0 से y तक की वैल्यू और देन x0 से x तक की वैल्यू को फंक्शन के ऊपर काम किया। जब आप इसे इवैल्यूएट करेंगे तो यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इस पे जब इंटीग्रल अप्लाई होगा तो ये इंटीग्रल आपको इस तरह से कुछ वैल्यूज देगा when we apply integral on this and integral on this also from y0 till y from x0 till x, ठीक है। जब आप इसके ऊपर अप्लाई कराएंगे, इनफैक्ट ये dx भी शिफ्ट हो जाएगा फिर इस तरफ और यहाँ पे आके सिर्फ dy वाली टर्म रहेगी। तो जब आप इस dy के ऊपर इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये टर्म इस तरह से कुछ आ जाएगी कि सिर्फ y बचेगा, देन अपर लिमिट लोअर लिमिट इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ x0 x f of x comma y dx।
यहाँ पे जब आप इसके ऊपर अप्लाई करा दें इंटीग्रल तो ये y माइनस वाई नॉट वाली टर्म होगी। मैं इस माइनस वाई नॉट को अगर इस साइड पे लेके आ जाऊँ तो ये आपके पास इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी, प्लस वाई नॉट की टर्म आएगी प्लस एक्स नॉट से एक्स तक की टर्म आपके पास जाएगी, देन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई dx। ऐसा ही है, ऐसा ही है। कोई हाँ हूँ मैं तो जवाब दे दिया करें। जी मैम ऐसा ही है। ओके, अब आपके पास जब यहाँ पे y नॉट है तो आपको याद होगा कि आप जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते थे तो x नॉट और y नॉट आपकी इनिशियल कंडीशन होती हैं जो भी आपको इनिशियली गिवन होती हैं। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन या पिकार्ड्स मेथड ये कहता है कि अगर आपको y नॉट के बाद नेक्स्ट टर्म के ऊपर हेड करना है, फॉर एग्जांपल आपको y1 की वैल्यू चाहिए, सो यू जस्ट नीड टू चेंज दिस y विद y नॉट। वो ये कहता है कि आपको y नहीं पता, ठीक है, आप उसकी अप्रोक्सीमेशन पे अगर हेड कराना चाहते हैं तो आपको y नॉट तो पता है ना, आप इस फंक्शन के अंदर y नॉट सब्स्टिट्यूट करा, तो ये y नॉट एज इट इज अपनी जगह पे रहेगा, प्लस ये वाली टर्म आपके पास आ जाएगी एक्स नॉट से एक्स तक की दोबारा से। इसको कुछ हिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सिर्फ चेंज किसको कर रहे हैं, वाई को कर रहे हैं, तो एक्स के लिए हमें किसी चेंज को मेंशन करने की या किसी भी चेंज की ज़रूरत नहीं है। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई नॉट आ जाएगा क्योंकि इनिशियली आपको वाई नॉट गिवन है, बिल्कुल वही काम जो आपने जैकोबी और गॉस सीडल में भी किया था अगर याद हो, तो y1 के लिए हम वाई नॉट को इस्तेमाल करते थे। इसी तरह जब आप y2 के ऊपर जाएंगे तो y2 के लिए अब क्या हो रहा होगा, y2 के लिए क्या इस्तेमाल होगा, जो पहले से फॉर्मूला में y नॉट चल रहा है वो तो एज इट इज रहेगा। जहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं वो ये वाली इक्वेशन है जिसके अंदर हम चेंजिंग कर रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। So when you are working on second approximation, for example, when you are working on y2, you just need to change the value of y as y। क्यों? क्योंकि अब आपको y1 y0 के थ्रू y1 मिल चुका है, तो इसका मतलब ये कि जब आपको y1 चाहिए तो वही सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मेट कि आप y2 की जगह पे y2 के लिए सॉरी जब आपको y2 इवैल्यूएट करना है तो जिस तरह y1 के लिए y0 सब्स्टिट्यूट किया था, सिमिलरली y2 के लिए आप y1 के थ्रू इवैल्यूएट करके y2 की वैल्यू को भी जनरेट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपकी ये जो वैल्यूज हैं ये प्रोसीड कर सकती हैं yn तक। जी जी पूछिए। यहीं पे y1 नहीं होगा, y2 इज इक्वल टू y1 होना चाहिए ना। इस इधर अगर हम सेकंड टर्म में बात सुने, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 में जब हमने इसको इवैल्यूएट किया था तो यहाँ तो फॉर्मूला में ही y नॉट था ना, हम तो सिर्फ चेंज इस f ऑफ x कॉमा y के अंदर कर रहे हैं। ये y नॉट तो इसी फॉर्मूला से हमें मिला हुआ है जब हमने इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई की थी। ये y नॉट तो इधर से मिला है, इसलिए ये y नॉट ही रहेगा, इधर भी आखिर तक भी। समझ में आ रही है बात? सिर्फ चेंज उस टर्म के अंदर हो रहा है जो टर्म हमें फंक्शन की फॉर्म में गिवन है। समझ आ रही है बात? मैम तो फंक्शन y0 और यहीं पे जो कांस्टेंट आप बोल रहे हैं इनके अगर सेम वैल्यू हो तो सवाल समझ में नहीं आया, दोबारा रिपीट करें। मैम देखिए y1 इज इक्वल टू y0 प्लस ये जो फंक्शन है, सही, अगर हमारे पास y0 का वैल्यू सेम है, y0 तो हम सेम वैल्यू फाइंड करेंगे, सेम वैल्यू पुट करेंगे ना दोनों में, क्योंकि y1 फाइंड करने के लिए y0 तो आपको गिवन होगा ना। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में क्या होता है, आपको गिवन होती है ना कोई वैल्यू, इनिशियल वैल्यू तो गिवन होती है आपको क्वेश्चन में, y of 0 इक्वल्स टू समथिंग करके गिवन होती है ना x और y की वैल्यू। तो मैम ये कांस्टेंट है तो ये दूसरे टर्म में कैसे होगा?
इधर तो फंक्शन है ना बेटे, चला ये जाएगा। तो टर्म है, ये तो टर्म है, ठीक है, ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, लेकिन f ऑफ x, y नॉट का मतलब है यहाँ कोई फंक्शन होगा, तो हम इस फंक्शन के अंदर y नॉट की प्लेस पे y की प्लेस पे y नॉट कर देंगे y1 को जब इवैल्यूएट करेंगे, जब y2 को इवैल्यूएट करेंगे y नॉट एज इट इज रहेगा। y नॉट हमें ओरिजिनली क्वेश्चन में प्रोवाइड किया हुआ होता है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है अगर, तो आपके पास y नॉट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। फिर आपके पास y1 रिक्वायर्ड है, तो y1 आपने लास्ट स्टेप से इवैल्यूएट किया होगा, अब y2 के लिए यहाँ y1 सब्स्टिट्यूट करा देंगे, f ऑफ x, y1 वाली फॉर्म में आ जाएगा। फिर इसी तरह से आप इसको अगर जनरलाइज कर दें yn तक, तो y नॉट ऐसे ही चलता रहेगा, क्यों, क्योंकि हमें थ्रू आउट द फॉर्मूले में y नॉट मिला था, इसलिए हमने y नॉट को नहीं हिलाया, हमने सिर्फ जो चीज़ चेंज की है वो f ऑफ x के अंदर चेंज की है, यानी फंक्शन के अंदर हमने वैल्यू को चेंज किया है। ये क्या वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ x, y n-1, यानी जो भी लास्ट वैल्यू आपको y की मिली हुई होगी आप वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कराएंगे, आपके पास आपकी nth अप्रोक्सीमेशन वाली वैल्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? ओके मैम, सही। मिस एक क्वेश्चन है, जी मिस ये इक्वेशन 1 में जो फंक्शन वाली टर्म है इसके अंदर y के साथ -1 नहीं आएगा? इधर जी क्यों? जिस जो आगे देखिए मिस पैटर्न जो बन रहा है, मतलब y1 = y0 प्लस और फंक्शन वाली टर्म में एक कम आ रहा है, इस तरह पहली वाली में एक कम नहीं आना चाहिए? पहली वाली में कौन से में बेटे? मिस बाकी जो कहने का इक्वेशन आपने मतलब लिखी ये है है कि y नाइट मैम मतलब ये n है ना, तो यहाँ पर n-1 भी तो होगा ना, ये कहने तो का ये n-1 ही तो लिखा हुआ है, ये रहा। नहीं, तो ऊपर जो पहली वाली हम लोगों ने इक्वेशन निकाली ना, इक्वेशन 1 में ये क्यों नहीं हुआ? बेटा इक्वेशन 1 में मैंने से nth टर्म तो थी ना, मैंने इसको जनरल लिख दिया इक्वेशन को भी, फिर मैंने इसको स्पेसिफाई करना शुरू किया कि ओके अगर मुझे y1 चाहिए तो मैंने इसको y1 का नाम दिया, तो मैंने इसको भी प्रीसीडिंग वैल्यू पे बेस करना चाहिए सर, ये y0 बन जाएगी। यहाँ तो ये जनरल टर्म है ना, बिल्कुल ऐसे ही कि आप x जो है वो x1 को भी कह सकते हैं, x2 को भी कह सकते हैं, x3 को भी कह सकते हैं, किसी को भी कहेंगे x ही कहेंगे ना। फिर जब वो जैसा आप लोग हैं तो आप सब लोग ही 18 बैच के स्टूडेंट्स कहलाएंगे, ऐसा ही है। फिर स्पेसिफिकली जनरल इक्वेशन तो ये जनरल इक्वेशन तो लास्ट वाली होनी चाहिए, ये पहली वाली क्यों नहीं होनी चाहिए? जनरल इक्वेशन तो हमारे पास यही है, ये तो मैंने सिंपल जो आपके पास इक्वेशन अगर रिप्रेजेंटेशन हम देखें डिफरेंशियल इक्वेशन की 2 वेरिएबल के अंदर और उसको इवैल्यूएट करें फ्रॉम इंटीग्रल y0 till y, क्योंकि मैंने पहले भी ये बात कही थी कि हम जो भी न्यूमेरिकल टेक्निक निकालते हैं वो किसी एनालिटिकल मेथड के थ्रू ही जनरेट की जाती है। तो हमने यहाँ पे सिंपल एनालिटिकल मेथड अप्लाई किया है कि आपने dy के ऊपर जब इंटीग्रल अप्लाई किया फ्रॉम y0 till y, तो यहाँ पे आपके पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला फॉर्मेट फॉलो हुआ, बाकी ये टर्म आपके पास निकलना रहती है। अब जो भी चेंजिंग कर रहे हैं वो इस टर्म के अंदर कर रहे हैं, खाली मैंने इसे इसलिए सिंपल इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। न्यूमेरिकल में जब आप काम करेंगे, जब आप सिंपल एनालिटिकल में काम कर रहे होंगे तो यही आपकी जनरल इक्वेशन कहलाएगी, लेकिन आप जब न्यूमेरिकल एनालिसिस में बात करेंगे तो ये जनरल इक्वेशन बन जाएगी आपकी कि आपको y1 चाहिए तो y1 आपके पास बराबर होगा y0 प्लस x0 x y0, तो ये आपके पास आ गई फर्स्ट टर्म। फिर इसी तरह अगर आपको y2 की वैल्यू चाहिए यानी सेकेंड अप्रोक्सीमेशन चाहिए, सो यू नीड टू पुट इन द वैल्यू ऑफ y1 इन द प्लेस ऑफ y है। सिमिलरली सो ऑन आप इसको आगे तक एक्सीड कर सकते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन या सक्सेसिव टर्म्स का काम हमें न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम्स में होता है, एनालिटिकल सॉल्यूशन में तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती ना अप्रोक्सीमेशन की। सही है, ठीक। यही बात उन्होंने यहाँ पे सारी की हुई है। इसके बाद डिस्कस की हुई है एग्जाम्पल को देखते हैं। Use Sweetcard's process of successive approximation obtain a solution up to the 5th approximation, यानी हमें इसको किस approximation तक लेके जाना है, y5 तक लेके जाना है। Of the equation dy by dx is equals to y by y plus x, ये आपके पास differential equation given है such that y equals to 1 when x is equals to 0, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 1 है, यानी ये हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है, क्योंकि जब भी x 0 होता है तो हमारे पास इनिशियल कंडीशन को प्रोवाइड की हुई होती है। तो यहाँ पे भी इन्होंने हमें इनिशियल कंडीशन दी हुई है कि x0 is equals to 0, y0 is equals to 1
चेक योर आंसर बाय फाइंडिंग द एग्जैक्ट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इन्होंने यहाँ पे एग्जैक्ट सॉल्यूशन के थ्रू भी इस इक्वेशन को चेक करने को कहा है। सबसे पहले तो अगर हम इसका अपना जो एक फॉर्मेट बनाएं सबसे पहले, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो भी हमने बात की थी कि y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस एक्स नॉट से लेकर एक्स तक एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स, ये हमारे पास फंक्शन होगा, ये हमारे पास इक्वेशन होगी। हमने अपनी इक्वेशन को इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। y इक्वल्स टू वाई नॉट की वैल्यू हमें ओरिजिनली क्वेश्चन में इनिशियली गिवन है y इक्वल्स टू 1, इनिशियली हमें ये वैल्यू गिवन है, इसलिए हमने y नॉट की प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया 1 प्लस x नॉट टिल x का इंटीग्रल हमारे पास होता है। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ x नॉट इज आल्सो गिवन एज 0, इनिशियल वैल्यू हमें जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो 0 गिवन है, इसलिए इन प्लेस ऑफ x नॉट वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ 0 हियर टिल x अभी हमें नहीं पता इसलिए हमने x को x ही रखा। देन फंक्शन आपके पास क्या कहना है, फंक्शन हमें कैसे पता चला कि ये है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से भी मैंने इधर बात की थी कि dy बाई डी एक्स आपके पास एफ ऑफ वाई बाई एक्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के बराबर होता है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, यानी आप अपने डेरिवेटिव वाली टर्म को एक साइड पे गए और बाकी जितनी भी टर्म्स आपके फंक्शन के अंदर मौजूद हैं वो सारी की सारी आपके फंक्शन की टर्म हो जाएगी। तो dy बाई डी एक्स को एक तरफ करने के बाद यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड पे जो भी चीज़ मिल रही होगी वो हमारे पास हमारा फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन y प्लस एक्स है, हमने इस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करा दिया dx। नाउ वी आर वर्किंग ऑन आवर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। हम अब क्या कर रहे हैं, अपनी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पे काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए हमने क्या कहा था कि y की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट हो जाना चाहिए, y नॉट सब्स्टिट्यूट हो जाना चाहिए, यानी आपका जो भी फंक्शन है फंक्शन x कॉमा वाई से x कॉमा वाई नॉट पे चला जाना चाहिए। अब हमारे क्वेश्चन में जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या गिवन है, हमारे क्वेश्चन में जो फंक्शन गिवन है, मैं इसको अगर अभी y रखूं तो हमारा फंक्शन क्या गिवन है x प्लस वाई, ठीक है। जब आप यहाँ पे इनिशियली y नॉट सब्स्टिट्यूट करा देंगे तो आपके पास y नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें y नॉट की वैल्यू गिवन है 1, क्वेश्चन में देखें आप। सो y नॉट हमें गिवन है किसके बराबर, y नॉट इज इक्वल्स टू 1 हियर। तो अगर हम y नॉट की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कराएंगे यहाँ पे तो ये हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा x प्लस 1, ऐसा ही है जी मिस। यस मैम। यहाँ पे हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब आप यहाँ पे इसको इंटीग्रल ले सकते हैं क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास y की टर्म एलिमिनेट हो गई है, जितनी भी टर्म है वो x की फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम सिंपल इंटीग्रल अप्लाई कराएं, जब इंटीग्रल का साइन दोनों के ऊपर शिफ्ट करेगा, जब 1 के ऊपर अप्लाई होगा तो खाली x, ये 1 आपके पास ये वाली टर्म से आ गया 1 एज इट इज, प्लस जब इंटीग्रल इसके ऊपर अप्लाई होगा, मैं इसको इधर ही अगर सॉल्व भी कर दूँ तो ज़्यादा आसान है। जब आपके पास इंटीग्रल अप्लाई हो रहा है 0 से लेकर x तक, ठीक है, 1 प्लस 0 से लेकर x, और आगे आपके पास वैल्यू गिवन है 1 प्लस एक्स डी एक्स। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस वाली टर्म तो एज इट इज आ जाएगी। जब हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे इंटीग्रल इस पर अप्लाई होगा तो यहाँ 1 इंटू डी एक्स बचेगा, तो यहाँ पे खाली आपके पास x आ जाएगा विद द लिमिट x 0, प्लस जब इस टर्म पे अप्लाई होगा तो यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा, बेस का डेरिवेटिव 1 है आगे मौजूद है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी टर्म x स्क्वायर अपॉन 2, इधर भी एज इट इज x से लेके 0 तक का इंटीग्रल लगेगा। और इसको अगर हम सॉल्व करें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट जब आप x की प्लेस पे x रखेंगे तो आपको अगेन x मिलेगा, और जब 0 रखेंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे x रखेंगे तो x स्क्वायर ओवर 2 ही रहेगा, और 0 रखेंगे तो ये टर्म भी आपके पास खत्म हो जाएगी। तो आपके पास y1 की जो वैल्यू आई है वो क्या आ रही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2, ये आपकी किसकी वैल्यू आई है, y1। y1 is equals to 1 plus x square over 2. Now, when we are working on second approximation के लिए हमें क्या करना था, y2 के लिए y नॉट एज इट इज प्लस x नॉट
x एज इट इज, f ऑफ x कॉमा y1 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यानी जहाँ जहाँ पे अब f ऑफ x कॉमा y था वहाँ पे अब हम y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब आप y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे तो ये आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, y2 के लिए जब काम करेंगे तो आपके पास इक्वेशन किसके बराबर आ रही होगी, y2 इज इक्वल्स टू 1 एज इट इज प्लस का साइन एज इट इज, इंटीग्रल का साइन एज इट इज 0 से लेके x तक का, और हम यहाँ पे अब f ऑफ x कॉमा y1 डाल रहे हैं। ठीक है, x कॉमा y1 का मतलब क्या है, x एज इट इज रहेगा, तो मैंने x एज इट इज रखा, प्लस y की प्लेस पर y1। अब हमारे पास y1 किसके बराबर है, y1 इस पूरी सीरीज के बराबर है 1 प्लस x स्क्वायर ओवर 2, सो 1 प्लस x स्क्वायर ओवर dx। ठीक है, अब इसको जिस तरह से यहाँ पे हमने इंडिविजुअल टर्म्स के ऊपर इंटीग्रल अप्लाई करके इसको इवैल्यूएट किया था, यहाँ पे भी इसको पहले 2x कर लें, इसके बाद इसको इंटीग्रल के थ्रू इवैल्यूएट करेंगे जब हम, तो y2 की हमारे पास टर्म जो आ रही होगी वो y2 की टर्म क्या आएगी, 1 एज इट इज प्लस, अच्छा ये वाला 1 मैं अगर पहले सॉल्व कर लूँ तो यहाँ पे मुझे x मिलेगा। ठीक है, और ये वाला x और ये वाला x 2x बना देंगे, तो 2 अगर हम बाहर निकाल लें तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी 2x स्क्वायर ओवर 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, प्लस आपके पास यहाँ पे x स्क्वायर है, ये हो जाएगा x क्यूब ओवर, ये 2 भी बाहर आ जाएगा और यहाँ पे इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 की टर्म आपके पास मिलेगी। ये आपके पास y1 की टर्म जो है वो आ गई है। जिस तरह y0 इवैल्यूएट किया, y0 के थ्रू सॉरी हमने y1 इवैल्यूएट किया, देन y1 के थ्रू हमने y2 की वैल्यू को इवैल्यूएट करने का काम किया था। यहाँ पे देखें 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर 6, ये आपके पास y2 की अप्रोक्सीमेशन है। सिमिलरली व्हेन वी आर वर्किंग ऑन y3, इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ y है वहाँ पे हमें y2 वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करानी पड़ेगी। सो y प्लस एक्स में जहाँ पे भी y है वहाँ पे हमने ये वाली सीरीज 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर 6, अच्छा इन्होंने 2x इसको इसलिए कर दिया है क्योंकि इन्होंने y प्लस एक्स में से x को इस x में पहले ही ऐड करा दिया, तो ये 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर 6 वाली टर्म है। इसको पे भी आप इंडिविजुअल अगर इंटीग्रल अप्लाई कराएंगे तो ये वाली टर्म 1 एज इट इज देगी, प्लस x की टर्म आएगी, एक्स स्क्वायर की टर्म आ जाएगी, एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस एक्स 4 ओवर 24। सेम काम फोर्थ अप्रोक्सीमेशन के लिए, देन फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन के लिए होगा। जब आप फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन तक पहुंच जाएंगे तो ये देखें आपके पास ये जो सीरीज आपके पास आ रही है ये y5 की सीरीज आ रही है। ये हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, कि आप उसकी सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस पे काम करते हैं। फॉर गेटिंग y1 वी नीड टू यूज y0, for getting y2 we need to use y1, for getting y3 we need to use y2. Similarly this procedure goes on until and unless the iterations are defined to you। बिल्कुल वही क्राइटेरिया टर्मिनेटिंग का कि आपको या तो आपकी iterations डिफाइन होंगी या फिर आपको कोई वैल्यू के फॉर्मेट पे डिफाइन होगा कि इस वैल्यू तक हेड कर जाए, या इटसेल्फ कोई वैल्यू होगी कि जी इस वैल्यू के ऊपर इवैल्यूएट करें, तो हम वहीं पर छोड़ देंगे। और अगर इन केस है कभी ऐसा हुआ कि आपको नहीं कहा हुआ कि किस वैल्यू पे काम करना है, तो यूजुअली हम उस स्टेप पे जाकर उसको रोक देते हैं जहाँ पे हमारी जो टर्मिनेशन है यानी जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो मुश्किल होना शुरू हो जाए, लॉग के ऊपर चली जाए या फिर आपके पास किसी भी और वैल्यू की तरफ हेड कर जाए, वहाँ पे हम उसको टर्मिनेट। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने एक और बात की हुई थी, और वो बात क्या की हुई है कि चेक योर आंसर बाय फाइंडिंग द एग्जैक्ट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसी को आप अपने मेथड से यानी जो अपने डिफरेंशियल इक्वेशंस में मेथड डिस्कस किए हैं उन मेथड्स के थ्रू सॉल्व करें। तो उन मेथड्स के थ्रू सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट के ऊपर लेकर आना होगा जो फॉर्मेट हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर डिफाइन होता है। जब हमने इसको इस तरह से देखा तो ये अच्छा मैं इससे पहले कि इस पे जाऊँ मुझे ये बताइएगा कि न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिसकी अप्रोक्सीमेशंस निकाली हैं, क्लियर है सबको?
जी क्लियर है सब? मैम बस इसके अंदर ये y5 तक की इक्वेशंस निकालनी है और कुछ भी नहीं करना। कुछ भी नहीं करना। और अगर आपको इवैल्यूएट करने को कहा हुआ है किसी भी पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल आपसे कहा है कि x 0.5 पे y5 की मतलब y की वैल्यू क्या होगी, तो आप आखिर में लाके सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमें x 0.5 के लिए जनरेट करने को कहा होता तो हम यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करा देते 0.5। तो मैम जरूरी है हम y5 तक इसको ऐड करें, हम y3 भी कर सकते हैं, y2 पे भी कर सकते हैं, y1 पे भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमें पॉइंट दे दिया तो फिर तो बात ही आसान है ना, फिर तो हमें ये सीरीज भी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले हमें x इक्वल टू 0.5 पे दे दिया तो हम यहीं पे पहले 0.5 रख दें, तो नेक्स्ट इक्वेशन में आपको इतनी बड़ी बड़ी सीरीज साथ लेके चलने की जरूरत नहीं है। जो ये वैल्यू आई हुई है वही न्यूमेरिकल वैल्यू डायरेक्ट डाल दें। बस हम डायरेक्ट y1 की वैल्यू निकाल के y1 की सीरीज बना के उसी के अंदर हम वैल्यू पुट करके क्वेश्चन आंसर वैल्यू निकाल डालें सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ नहीं था, इसलिए हमें इसकी वैल्यू खुद से इवैल्यूएट करनी पड़ी, बार बार हमें सॉल्व करना पड़ा। अगर दी हुई है वैल्यू तो फिर तो हमें सॉल्व करने की डायरेक्टली इसको कोई ज़रूरत नहीं है। मैम मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं कोई आंसर निकालूंगा y1 पर और मैं कोई आंसर निकालूंगा y5 पर, तो वो डिफरेंट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो मतलब मुझे मतलब वो क्या मतलब एक्यूरेसी बढ़ेगी कि मैं जब जितना आगे जाके निकालूंगा। y1 में आप देखें हमको सिर्फ 3 टर्म्स इंक्लूड है, y5 के अंदर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज कर रही हैं। तो जैसे जैसे आपकी सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मजीद आगे जाती है वैसे वैसे आपका रिजल्ट मोर एक्यूरेट होता है। जी वो तो है, लेकिन इसकी मुझे कोई कंडीशन वगैरह गिवन होनी चाहिए ना फिर, किसकी? कि मतलब मुझे कितनी वैल्यूज तक हेड करना है यही कह या रही फिर हूँ ना, कितना कंडीशन तो परसेंट वही होगी एरर है। टर्मिनेटिंग, बिल्कुल वही कह रही हूँ, टर्मिनेटिंग क्राइटेरिया डिफाइन होगा जिस तरह यहाँ पे डिफाइन है कि आपको फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन तक ले जाके टर्मिनेट करना है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग क्राइटेरिया डिफाइन होगा या तो अप्रोक्सीमेशंस की फॉर्म में यानी ठीक है। इटरेशंस की फॉर्म में डिफाइन होगा या एरर्स की फॉर्म में डिफाइन होगा। और इन केस अगर कहीं नहीं डिफाइन होगा तो फिर जहाँ पे भी हमारी जो इंटीग्रल है वो, फॉर एग्जांपल अभी तो ये सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन रही है, इससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी आपका ये इंटीग्रल अलजेब्रिक से हटकर कोई लोगैरिथमिक फंक्शन मुश्किल बन जाए, हम उसको वहीं पे जो है वो स्टॉप कर देते हैं, उससे आगे नहीं जाते, वहीं पे हम खाली उसको स्टॉप करने का काम कर रहे होते हैं। और इसी तरह से वरना अगर आगे मजीद प्रोसीड हो सकता है तो हम उसे 2 से 3 आइट्रेशन तक लेके जाते हैं, फर्दर हम उसको फिर प्रोसीड नहीं करते। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मिस, ये पूछ रहा हूँ ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस वाई कैसे हो गया था? फंक्शन गिवन है ना हमसे, अहमद सवाल में गिवन है dy by dx is equals to y plus x। सही है ठीक। इसी इक्वेशन को हम जो है वो सिंपल एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करें, यानी जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का एक मेथड है उसके थ्रू सॉल्व करें, तो हमें इस इक्वेशन को रीराइट करना पड़ेगा इस फॉर्म के अंदर कि आपके पास जो इक्वेशन गिवन है वो इक्वेशन गिवन है dy by dx is equals to y plus x। ठीक है, अच्छा हम जब इसको लिखते हैं इस इक्वेशन को, तो आपको याद होगा कि आपका जो वेरिएबल है y वेरिएबल वो हमारे पास सारा एक तरफ होना चाहिए और सेकंड वेरिएबल हमारा एक तरफ आ जाना चाहिए। तो हम इसको माइनस वाई करा के इक्वल्स टू एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर आपको याद हो तो ये वो वाली कंडीशन बन रही है जिसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। ये dy by dx आ रहा होता है प्लस पी एक्स, याद आ रहा है आप लोगों को, पी वाई इक्वल्स टू क्यू। पढ़ी थी ये कंडीशन, किसने पढ़ाया था डिफरेंशियल का कोर्स आपको? मैम ज़हरा ने। फिर तो याद आ जाना चाहिए। याद है मैम, रिवाइज करना पड़ेगा बस। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है कि आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका निकाल सकते हैं e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx।
फिर हम अपने इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। जब हम इसको इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कराते हैं फिर फॉर्मूला खोलते हैं, यहाँ फॉर्मूला खुल जाता है हमारा और हम यहाँ पे सिंपल इसको एवेलुएट करने का काम करते हैं। मैं सिर्फ इस इक्वेशन में ये काम करके दिखा रही हूँ आपको, बाकी आपके लिए छोड़ूंगी। वैसे ये काम करना नहीं है क्योंकि हमने न्यूमेरिकली उसको सॉल्व करना है, लेकिन मैं सिर्फ एक गो थ्रू दे रही हूँ ताकि किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमारा p -1 बन रहा है, ठीक है, और हमारा q किसके बराबर है, x के बराबर है। तो अगर हमें अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ -1 dx, क्योंकि हमारा जो p है हमारी इक्वेशन के अंदर वो -y के बराबर है, तो p की वैल्यू हमारे पास एक्सेस -1 के बराबर होगी। यहाँ से आपके पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा होगा e टू द पावर -x, ऐसे ही है। यस मैम। अब आप अपने इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस इक्वेशन के साथ, जो ओरिजिनली हमें इक्वेशन गिवन है, हम इस इक्वेशन के साथ अगर मल्टीप्लाई करा दें तो ये आ जाएगा e टू द पावर -x dy बाई dx minus the sign as it is e to the power -x y is equals to x into e to the power -x। अब आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको ऐसे फॉर्मूला खुल रहा है, e बाहर डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y बाहर डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर -x का डेरिवेटिव -1 आएगा, ऐसा ही है मैम जरा दोबारा बिल्कुल बताएं। मैम। ये आपके पास प्रोडक्ट रूल खुल रहा है ना, डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट रूल, मतलब ये आपके पास u है, u बाहर, ठीक है, v का डेरिवेटिव प्लस साइन होती है आपके पास, देन v आपके पास y है और डेरिवेटिव ऑफ u। सो डेरिवेटिव ऑफ u आपके पास किसके बराबर आएगा, अगर मैं e टू द पावर -x का डेरिवेटिव लूँ तो -1 आएगा, e टू द पावर जी -x into -1। तो इसका मतलब है हम इस वाली बात को डायरेक्ट u v की फॉर्म में लिख सकते हैं, y टू द पावर -x इसको लिख सकती हूँ। इसको डायरेक्टली हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करा देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ दिस term with respect to x is equals to x e to the power -x। ये dx है, इसको इधर शिफ्ट करा दें अगर, और यहाँ पे हम इंटीग्रल अप्लाई करा दें तो ये आपके पास आ जाएगा y e टू द पावर -x इज इक्वल्स टू, इंटीग्रल लगा देते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जब इंटीग्रल लगाएंगे तो वो डिफरेंशियल कोऑपरेटर और इंटीग्रल कोऑपरेटर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। क्या मैम दोबारा बताइए। अगर आप यहाँ पे इंटीग्रल कोऑपरेटर लगाएंगे, जी मैम। इंटीग्रल कोऑपरेटर डिफरेंशियल के ऑपरेटर को कैंसिल कर देगा, दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव्स होते हैं ना। जी जी यस बिल्कुल यस मैम। ठीक है, तो dx आपके पास ये वाला dx इस साइड पर आ गया, ये आ गया था, और उसके बाद जब हमने इंटीग्रल लगाया तो इंटीग्रल और d एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तो हमारे पास सिंपल y e टू द पावर -x यहाँ पे रह जाएगा, और सेकंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल x इंटू e टू द पावर -x। अब आप मुझे बताएं यहाँ पे क्या खुलेगा, ज़्यादा ही लंबा सवाल उठा लिया मैंने सॉल्व करने के लिए। ये बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट होगा ना मैम। एक्सीलेंट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होते थे, अरे भाई u u v v माइनस इंटीग्रल v u डैश इंटीग्रल ऑफ u इंटू v इज इक्वल्स टू u इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल का साइन आ जाएगा du बाई dx
इंटीग्रल ऑफ v। मुझे सिर्फ न्यूमेरिकल का कोर्स इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि न्यूमेरिकल के कोर्स के अंदर इतने लंबे लंबे काम हमें करने नहीं पड़ते, डायरेक्ट वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने का काम करना पड़ता है। एनालिटिकली हमें ये सारे काम जो है वो सॉल्व करने पड़ते हैं। तो वैसे ही लोगों को, बहुत सारे लोगों को जो है वो कैलकुलस का बहुत मुश्किल लगता है। और अभी भी जब बार पार्ट्स आया तो एकदम से मुझे आवाज़ आई अबे यार। तो जो है वो इसलिए पर्सनली मुझे भी न्यूमेरिकल का कोर्स इसलिए कि ये वाले काम से हम बच जाते हैं, आसान लगता है। जब इसको सॉल्व आप करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद मैं आपको डायरेक्ट मैम ये करना तो नहीं है ना हमने? करना नहीं है, ये मैं बता रही हूँ कि इसको करते कैसे हैं ताकि याद आए दोबारा से, बस ठीक है। आप इसके अंदर जब इसको सॉल्व करेंगे x को कंसिडर करेंगे और e टू द पावर माइनस एक्स को हम अपनी v की वैल्यू कंसिडर करेंगे और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये जो इक्वेशन इन्होंने लिखी हुई है ये आ जाएगी। इससे ज़्यादा मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ इसको। ये इक्वेशन हम इस तरह से प्रोसीड करके, जो इन्होंने डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है हम इसी को कंसिडर कर लेते हैं। ये इन्होंने खोला भी है, बार बार खोल दिया इन्होंने यहाँ पे माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ दिस टर्म, और उसको सॉल्व करने के बाद आपके पास ये टर्म। यहाँ पे क्योंकि हमें इनिशियल वैल्यू गिवन थी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी हमारे पास, हमें y की वैल्यू भी गिवन है, हमें x की भी इनिशियली वैल्यू गिवन है। हम y और x की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके c की वैल्यू यानी जो भी कांस्टेंट हमारे पास आ रहा था हम उसकी वैल्यू इवैल्यूएट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे y इक्वल्स टू c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, दैट इज 2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, सॉरी ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स माइनस 1। यहाँ दोबारा से इन्होंने e की पावर x की सीरीज खोली है और उसके बाद उसको सब्स्टिट्यूट कराया। तो यहाँ पे देखिए जो टर्म्स आ रही हैं y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर 3x4 ओवर 12, ये वही सेम टर्म्स हैं जो हमारे पास हमारी न्यूमेरिकली हमने जिस टेक्निक के थ्रू इसको एवेलुएट किया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर 3, जो हमारी यहाँ से भी की जा सकती है। दिस इज व्हाट द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ पिकार्ड्स। समझ में आई है बात? जी मैम। जी मैम। ठीक है, इसके अंदर एग्जाम्पल गिवन है वो मैं आप लोगों के लिए ही छोड़ रही हूँ कि आप लोग उसे खुद देखेंगे, क्योंकि इसमें भी सेम वही काम किया हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे इन्होंने लोगैरिथमिक फंक्शन जो है वो कंसिडर किया है और इस लोगैरिथमिक फंक्शन के थ्रू अपने वैल्यू को एवेलुएट किया है। मैं थोड़ा सा इसको वैसे यहाँ डिस्क्राइब कर दूँ तो मेरे सामने ज़्यादा बेहतर है। ओके, यहाँ पे पहले देखें जो हमारे पास फंक्शन है वो y माइनस एक्स ओवर वाई प्लस एक्स की फॉर्म पर है, ठीक है। उसी तरह से सबसे पहले हमने इसे लिखा y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस एक्स नॉट टिल एक्स एंड देन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। जब आपने इसको सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में y की जगह पे y नॉट की सब्स्टिट्यूशन हमें देनी है, तो y की प्लेस पर यहाँ 1 आ गया, नीचे भी डिनोमिनेटर में भी 1 आ गया। इस टर्म को हम इजीली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या किया, इसके अंदर थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन की है। क्यों? क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है, अगर हम बेस को अलग अलग डील करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर 1 है तो ये डायरेक्ट लॉग वाली टर्म को शिफ्ट किया जाता है। इसलिए इन्होंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की है और इस सब्स्टिट्यूशन को मैं इस तरह से भी कर सकती हूँ, नंबर 2 के अंदर जो सब्स्टिट्यूशन की है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन आई है उन्होंने किस तरह से की है इसको देख लें। गिवन हमें है कि 0 टिल x 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, इसको डायरेक्ट 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स को ब्रेक करना बता रही हूँ कि ये कैसे ब्रेक किया है। और ब्रेक क्यों किया है उसका रीज़न ये है कि अगर हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे तो ये सब्स्टिट्यूशन 2 दफ़ा हमें करनी पड़ेगी। उससे बेहतर ये है कि हम इसको ब्रेक कर लें ताकि डिनोमिनेटर का हमारे पास डायरेक्ट डेरिवेटिव 1 के बराबर आएगा। तो अगर वो डेरिवेटिव ऊपर हमें मिल जाए तो हम डायरेक्ट इसको log n के ऊपर शिफ्ट करवा सकते हैं। तो log n पे अगर शिफ्ट करवा देंगे तो आपके पास वैल्यू को प्रोसीड करना आसान हो जाएगा। अदरवाइज ये कि इसका इंटीग्रल विद इन द इंटीग्रल साइन मुश्किल होता रहेगा। सो 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स को सॉल्व करने के लिए हम ये काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पर 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करा दें। तो
हो जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। ये टर्म आपकी सॉल्व होके क्या होगी, ये वाला 1 और ये वाला 1 2 बन जाएगा, ठीक है। माइनस एक्स माइनस 1 ऐसे कुछ छोड़ा मैंने, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। अच्छा, अगर ये एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड के थ्रू भी इवैल्यूएट किया जा सकता था। 2 माइनस साइन हमने निकाल लिया कॉमन, अंदर बचेगा आपके पास एक्स प्लस 1 और डिवाइड भी ये किससे होगा 1 प्लस एक्स को एक्स प्लस 1 लिख लें। अब हम इसके एलसीएम को ब्रेक कर सकते हैं, तो हमने इसके एलसीएम को ब्रेक किया 2 ओवर एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1। ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट होगी और आपके पास जो सिर्फ रिजल्ट रह जाएगा वो रिजल्ट आएगा 2 ओवर एक्स प्लस 1 माइनस 1। तो इस तरह से इन्होंने इस एग्जाम्पल के अंदर, ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, इस एग्जाम्पल के अंदर इस टर्म को इवैल्यूएट किया -1 प्लस 2 ओवर 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे जब इंटीग्रल अप्लाई कराएंगे तो ये डायरेक्ट माइनस एक्स आएगा, और जब यहाँ पे हम इंटीग्रल अप्लाई कराएंगे तो 2 आपके पास कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रल के साइन के बाहर लेके जा सकते हैं, और लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स यानी लॉग ऑफ डिनोमिनेटर वाला जो फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं, आप सिंपल से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए हमने y1 जो हमारे पास सब्स्टिट्यूट किया है, हमने y1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा के इस इंटीग्रल पे अब जब आप आएंगे तो आप देखेंगे ये इंटीग्रल आपके लिए मुश्किल है इसको सॉल्व करना। तो हम फिर इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में एक और बात गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर x इज इक्वल्स टू 0.1। गिवन है कि 0.1 के ऊपर पिकार्ड मेथड को इवैल्यूएट करें। तो हमने सिंपल क्या किया, जो y1 हमारे पास निकला था ये वाली वैल्यू, इसी के अंदर हमने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ठीक है, और इस आंसर को हमने कंसीडर करते हुए फर्दर ऑन प्रोसीड करेंगे। अच्छा, इन्होंने इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दिया है। आप अगर देखें इस क्वेश्चन में अगर 0.1 गिवन है तो हम इस वैल्यू पे ही प्रोसीड भी कर सकते हैं। 0.9828 को वैल्यू को हम पहले, ये जो वैल्यू हमारे पास y1 की आई है, हम उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा के सो ऑन काम करें तो भी हम इस काम को जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं। So this is how we are able to perform Picard method. आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह टेलर सीरीज और फिर बाकी का जो हमारा रिवीजन का टॉपिक्स हैं उनको देखें। एक मैं आप लोगों से बात सिर्फ ये कहूँगी कि बेटे एक दफ़ा लास्ट क्लास से पहले गो थ्रू ज़रूर कर लीजिएगा जो भी हमारे पास टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, ताकि आपके पास जो भी क्वेश्चन हैं वो सब आपके पास अपने पास नोट डाउन हो पहले से कि जी ये सवाल हमें करना है। अदरवाइज़ ये कि पेपर से रिलेटेड भी हम बात इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे कि क्या फॉर्मेट होगा। उसी तरह से 25 मार्क्स से ही आपका पेपर है, और प्रैक्टिकल्स का क्या फाइनल होता है ये भी फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक साथ ही डिस्कस करेंगे। सो मिस मत कीजिएगा लास्ट क्लास को, देन हम फर्दर आगे बात करते हैं। मज़ीद और कोई बात है? मैम वो पोल जनरेट नहीं किया आपने? मैंने अटेंडेंस डाउनलोड की है यूसुफ। चलिए ठीक है। जी अनस। नहीं, अटेंडेंस का ही बोल रहा था मैं बस। वेल, थैंक यू सो मच।